के क्योंकि हम लोगों का नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट जो डेज होंगे लेक्चर वाले, वो तो हम लोगों का एंड हो जाएगा। लगी ना? जी जी कर ले मैम डिस्कशन, आप जैसे ये कहते हैं। अभी एंड नहीं होगा आपके 2 सेशन में से कोई। जी जी बिल्कुल मैम, नेक्स्ट 2 मंडे ट्यूसडे तो क्लोजिंग हो जाएगी। जी जी। तो अगर ये लोग बताएं कि ये कल विलिंग है तो मतलब कल ले लेते हैं, जैसे ये अगर इजी है तो जिस तरह से ये कहेंगे विलिंगनेस देंगे उसी तरह से ग्रैंड टेस्ट जो है वो प्लान कर लेते हैं इन लोगों का। मतलब जब अब तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें से टेस्ट होगा। मैम व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, ये व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। हाँ जी मैम, ये चलिए इधर ठीक है, बेशाई आप करते हैं। व्हाट्सएप पे हाँ जी मैसेज कर दीजिएगा कि क्या आप लोगों की राय है, तो उस हिसाब से हम टेस्ट जो है वो प्लान कर लेंगे। ठीक है मैम। हम देख रहे थे हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में। हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो औलाद है उसमें 6 हैं, यानी कि 2 साहबजादे जो बचपन में वफात पा गए थे और 4 साहबजादियां। ठीक है, उनके नाम बताए गए हैं कासिम, हजरत जैनब, हजरत अब्दुल्ला, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा ज़हरा। ठीक है, हजरत खदीजा का ताल्लुक कुरैश के कबीले से था, उसका नाम जो था कुरैश के कबीले का बनु असद। ठीक है, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा अपने पाकीज़ा किरदार की वजह से ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद। ठीक है, अक्सर एमसीक्यूज में उनके जो फादर का नेम है वो पूछा जाता है, बिकॉज उनके ही ये बिन असद से ही जो उनके कबीले का नाम है वो उससे रिलेट कर रहा है, तो इस वजह से उनका नाम जो है फादर नेम अक्सर पूछ लिया जाता है। हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का माल तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर लेके, किस मुल्क लेके गए थे? मुल्क शाम में लेकर गए थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जो आपके साथ था, शायद मैंने उस दिन भी क्वेश्चन आप लोगों से किया था कि वो कौन सी आपकी दोस्त थी जिन्होंने निकाह का पैगाम जो है आप तक पहुंचाया था। उस फ्रेंड का नाम अगर आप में से कोई बता सकता है देन आप माइक ऑन कीजिए और बता दीजिए। और आपके साथ जो गुलाम गया था उसका नाम मैसरा था और वो बहुत मुतासिर हुआ और उन्होंने वापस आके बहुत ज्यादा तारीफ की थी हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से प्रॉफिट के हवाले से। ठीक है, हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी दोस्त नफीसा, अभी मैंने आपसे सवाल किया था कि कौन सी दोस्त थी जिनके हाथ उन्होंने शादी का पैगाम भिजवाया था, तो खदीजा को के जरिए उन्होंने शादी का पैगाम जो है वो भिजवाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया? मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू योर पीपीएससी। ठीक है, तो हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने। ठीक है, हज़रत अबू तालिब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था आप बताएंगे। ठीक है, निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 बरस थी। आपसे जो सवालात किए जाते हैं आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। ठीक है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली कौन सी खातून है? पहली। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो डेथ है वो 65 ईयर्स की उम्र में हो गई थी और उस साल को आमुल हुस्न यानी गम का साल कहा गया था। ठीक है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कब पैदा हुई उनका सन बताया गया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के कबीले का नाम उसी की रिवीजन है। और इनमें से कौन सी औलाद आपकी जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से नहीं है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बेटी उनकी जो साहबजादी है उम्मे कुलसूम वो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत अब्दुल्ला भी और हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हा भी, और वो बहुत छोटे थे हज़रत कासिम जब उनकी डेथ हो गई थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब जो है वो ताहिरा यानी पाकीज़ा उससे है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुनियत उम्मे हिंद। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के गुलाम का नाम मैसरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब निकाह हुआ तब उम्र 40 साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो तकरीबन 25 साल। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी के वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 25 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश सहाबा के साथ जाने को तैयार थे 1500। ये एमसीक्यूज आप लोग देख लीजिएगा, इसको रीड करना है, जस्ट आप लोगों ने इसको रीड आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से बगे सगीर के बहुत मशहूर आलिम सूफी जो हैं वो थे हज़रत अली बिन उस्मान हिजवेरी रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत 400 हिजरी को हुई, यानी मौजूदा अफगानिस्तान में हुई। आपका जो एरिया है जिसका नाम जो है वो अफगानिस्तान है।
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा बिन उस्मान हिजवेरी के वालिद का नाम सैयद उस्मान था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के बिन उस्मान हिजवेरी रजी अल्लाह अन्हा की बात हो रही है, आपके दामाद हजरत अली की बात नहीं हो रही, ठीक है। गजनी के जो मोहल्ला था वहां पे उनकी नशोनुमा हुई। हजरत अली बिन उस्मान हिजवेरी रजी अल्लाह अन्हा दीन की अशात लाहौर में करते रहे, ठीक है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा बिन उस्मान हिजवेरी रजी अल्लाह अन्हा दीन की अशात जो है वो लाहौर में करते रहे, और उनकी जो वफात है वो 465 हिजरी में हुई और वहीं पर वो दफन हुए। उनकी बुक्स के नेम है तसनीफ के, वो आप लोग देख लीजिएगा। और तकरीबन उन्होंने जो बुक्स हैं वो फारसी जबान में जो है लिखी थी, और उनका मज़ार लाहौर में है। कुरान मजीद में अंबिया के नाम पर 6 सूरतें हैं जी। अंबिया पर 6 सूरतें हैं। हजरत यूसुफ, हजरत यूनुस, हजरत हूद, हजरत इब्राहीम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है। कुरान मजीद में कुल 25 रसूलों और नबियों का जिक्र आया है। हवानात के नाम या सिफात पर 7 सूरतें हैं। आप में बताना चाहेगा? स्क्रीन पर भी वैसे आप लोग देख रहे होंगे कि सूरतें जो हैवानात के नाम पर हैं उनके नाम। सूरतों के नाम जो हैवानात से हैं वो आपको बताए गए हैं यहाँ पर, कि वो सूरत बकरा, सूरत इनाम, सूरत नमल, सूरत नहल, सूरत अनकबूत और सूरत कफील, ठीक है। ये उनके नेम्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दौरे खिलाफत आपको बताया गया है। दौरे खिलाफत है हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा 632 से 634, 2 साल 3 महीने उनका ड्यूरेशन है, ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा 634 से 644, 10 साल का उनका ड्यूरेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इसका जो है ना दौरे खिलाफत बताया गया है कि किस दौरे खिलाफत में इनकी ड्यूरेशन जो है वो हमारे खलीफा जो थे उन्होंने कब से कब तक जो है वो ड्यूरेशन स्टार्ट किया था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा 634 टू 645, 10 years 5 months, ठीक है, उनका ड्यूरेशन है खिलाफत का। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा 644 से 656 और वो है 12 साल 0 महीने, पूरे 12 साल यानी कि है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा 656 से 661, 4 साल 9 महीने, ठीक है। उसके बाद ये है कि मकानात के जो मकामात के नाम जहाँ पे 4 सूरतें नाजिल हुई हैं उनके नाम का जिक्र सूरत कौसर, सूरत 3, ठीक है। ये जो सूरत हिजर है, सूरत आराफ, इनके नाम। कुरान मजीद की सूरत मायदा में हरामत यानी शराब का तस्करा किया गया है। कुरान मजीद की सूरत मायदा में वुजू का जिक्र है। कुरान मजीद में सूरत निसा और में अजवाज का जिक्र आया है, ठीक है। कुरान मजीद की सूरत हिजरात में बदगुमानी, तजस्सुस और गिबत की मजम्मत का बयान किया गया है। सूरत काफ में जुल्करनैन का तस्करा आया है, ठीक है। यानी कि सूरत मायदा में बाबील और काबिल का किस्सा, यानी कि वो जो 2 भाइयों का किस्सा है वो स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कुरान मजीद के सफाती नाम जो है वह 55, एक नाम जो है वो जाती है। कुरान मजीद में 12 क़स्वात का जिक्र आया है। कुरान मजीद में हरकत ज़बर ज़ेर पेश हजाब बिन यूसुफ ने लगाए हैं। सूरत मायदा में बाबील और काबिल का जिक्र आया है। नेक्स्ट आपको ये बताया गया कुरान मजीद में कुल सजदे 14 है, ठीक है। कुरान मजीद का पहला सजदा नामे पारे में है। कुरान मजीद आखिरी पारे में 37 सूरतें और 39 रकू हैं। कुरान मजीद में 8 बुतों का जिक्र आया है। सूरत रहमान में फबीयी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 मरतबा आया है। सूरत फातिहा का बाबुल कुरान, सूरत फातिहा को बाबुल कुरान कहा जाता है, यानी दरवाजा, बाब उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा। नमाज बाजमात, रोजा, किबला तब्दीली का हुक्म, इस्लाम में जबर नहीं का तस्करा जो है वो कहाँ पे आया है? सूरत बकरा। ज़कात के मसारिफ जो हैं सूरत तौबा में बयान किए गए हैं। औरतों का पर्दा हजरत जैद के नाम और खातमुल नबीसीन के का तस्करा जो है वो सूरत अहज़ाब में आया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने सबसे पहले ऊंची आवाज में कुरान पाक की तिलावत की थी। कुरान मजीद के पहले हाफिज हजरत उस्मान है। मक्की सूरतों की तादाद जिसमें सूरत जो है पहली मक्की सूरतों की अलामात, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि हर वो सूरत जिसकी शुरू होने में हर मुकत्तियात आते हों,
वो जो है मक्की सूरत है। हर वो सूरत जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाकया जो है वो सूरत बकरा है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है कुरान मजीद की जनरल एजुकेशन। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे थे कि कुरान मजीद की ये आयत जो सबसे पहले इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक सबसे पहले उतारी गई कुरान मजीद की आयत सबसे पहले जो लास्ट में उतारी गई वो बताई गई है आपको। थोड़ी सी ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। नज़ूल के एतबार से कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत अलग और सबसे आखिरी सूरत नसर है। ठीक है, फरमाने नबी है कि कुरान मजीद 7 हरूफों पर नाजिल किया गया, यानी कि 7 अरबी लहजों में नाजिल किया गया। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरतुल कौसर जिसकी 3 आयात हैं। ठीक है, उसके बाद कुरान मजीद में 3 किस्म के नफ्स का जिक्र है। नफ्सुल मुतमइन्ना, ये जो आपका जो नफ्स है, नफ्स अमारा, यानी उस पर कंट्रोल करना। ठीक है, इन 3 नफ्सात का जो जिक्र है वो उसमें किया गया, नफ्स का जिक्र। कुरान मजीद के हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होने वाली सूरतें 29 है उनकी तादाद। सूरत इखलास को कुल हुवल्लाहु अहद का यानी कि एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे तहाई कुरान कहा जाता है। सूरत अल फुरकान को रबी कुरान कहा जाता है। ठीक है, वो कौन सी सूरत है जहाँ पे मक्खियों का जिक्र आया है। ठीक है, सूरत नमल में हजरत सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हा और हुदहुद का वाकया पेश आया है। सूरतुल काफ में हजरत मूसा और हजरत खिजर का वाकया है। ठीक है, सूरत काफ वो सूरत है कि अगर जुमे के बाद आप सूरत काफ को अदा कर लें, यानी नमाज के बाद आप सूरत काफ की तिलावत कर लें, तो आपके हफ्ते के बड़े छोटे गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाते हैं। सूरत काफ की बहुत बड़ी फजीलत है। सूरत नमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का पीपीएससी के लिहाज से कि सूरत नमल में किसका माइक ऑन है। सूरत तौबा और सूरत तौबा में ग़ज़वत तबूक का जिक्र आया है। सूरत इसरार में रूह के मुतल्लिक का बयान आया है। सूरत अल-फ़ाल में जंगे बदर का वाकया पेश आया है। माइक किसका ऑन है, काइंडली ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है ओके, ठीक। कुछ कहना चाह रहे हैं? अक्सा आपका माइक ऑन है, प्लीज आपको ऑफ करिए। माइक ऑफ कर लीजिए काइंडली। किसका ऑन है? नेक्स्ट हम लोगों के पास सूरत बनी इसराइल का दूसरा नाम सूरत अहरा है। ठीक है, उसके बाद ईमानियात और इबादात के कुछ हैं। रब्बिश शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी, ये जो दुआ है आपकी, मेरे परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान फरमा दे, मेरी जो जबान की गिरह है उसको खोल दे ताकि मुझे हर बात समझ आ सके। ठीक है, ये आप लोग मेरे हिसाब से, मेरे मशवरे के हिसाब से, मेरी राय के हिसाब से ये कैसी दुआ है कि आप जब भी पढ़ने बैठें, जब भी अगर आप टीचर हैं, आप अपनी क्लास में जाते हैं, आप बच्चों को ये दुआ सिखाएं और जाते ही आप ये दुआ जो है वो रोजाना इसकी जो है पढ़ाया करें। ईमानियात में है कि रिसालत के लफ्जी मायनी पैगाम पहुंचाने के हैं। जिस शख्स को अल्लाह ताला के तमाम बंदे में पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी मुंतखब करती है, उसे रसूल या नबी कहते हैं। नबी के मायने खबर देने वाला और रसूल के मायने पैगाम पहुंचाने वाला। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे आखिरी नबी हैं और उसके बाद कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। अकीदा खातम नबुव्वत जो है वो कहलाता है कि उसके बाद जो है कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारा अकीदा है। ठीक है, उसके बाद एक आयत है आप लोगों के पास कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं बल्कि अल्लाह ताला के रसूल और सिलसिला नबुव्वत को खत्म करने वाले हैं, यानी उनके बाद कोई नबी या कोई रसूल नहीं आएगा। मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ। ठीक है, उसके बाद कह दो कि अगर जमीन में फरिश्ते होते कि उस पर चलते फिरते और आराम करते यानी बसते, तो हम उनके पास फरिश्तों को पैगंबर बनाकर भेजते। ठीक है, उसको अल्लाह ताला खूब जानता है कि रिसालत में कौन सा महल है और अपनी पैगंबरी किसे अनायत फरमाई जाए, यानी कि किसी आम इंसान को पैगंबर के नबी बनाकर नहीं भेजा जाता, बल्कि उसकी कुछ जो है आपके पास मरात हैं, या आप यूं समझ दें कि उनको कैटेगराइज किया गया है
तभी जाके वो वली या रसूल या पैगंबर का जो दर्जा है वो हमारे अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है। उस पर बहुत सोच समझ कर उसको, यानी उसका खुदा जो है वो बेहतर जानता है। अल्लाह ताला खूब जानता है कि रिसालत में कौन सा महल और अपनी पैगंबरी किसे अता फरमाई जाए, और अपनी ख्वाहिशात नफ्स से नहीं बोलता, बल्कि ये एक वो वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की जाती है और वो आगे पैगाम जो है वो फॉरवर्ड कर देता है या आगे बता देता है, ठीक है। और हमने जो पैगंबर भेजा है अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। जो शख्स रसूल की फरमाबरदारी करेगा बेशक उसके जो उसने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की। ऐ पैगंबर कह दीजिए लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुम्हें दोस्त रखेगा, ठीक है। नबी उस हस्ती को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए वही देकर भेजा हो। रिसालत का अवलीन तकाजा ये है कि रसूलों पर ईमान लाया जाए, ठीक है। रसूल किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नबी और रसूल में फर्क पता हो। नबी उस हस्ती को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक हिदायत के मुताबिक वही देकर भेजा हो, और रसूल उस हस्ती को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने नई शरीयत देकर मखलूक में मबूस किया हो ताकि वो लोगों को उस तरफ माइल करे, ठीक है, तरबियत दे, पैरवी करे, अशाअत करे। रिसालत का अवलीन तकाजा रसूलों पर ईमान है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला नबुव्वत की आखिरी कड़ी हैं, यानी उसके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। तमाम अंबिया कराम मुआशरे के साले तरीन और मुत्तकी इंसान है। इबादत का लफ्जी मायनी इबादत यानी अरबी का लफ्ज अहद से निकला है, निकला है, जिसके मायनी बंदगी, अतात और तकमील या हुक्म मानने के हैं। इस्लाम में इबादत का मतलब अल्लाह ताला की जात को एक मानना और उसकी बंदगी और अतात की जाए। उसके बाद हमारे पास जैसे ये अलहम्द शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, वैसे तो तरतीब है इसकी, ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं क्योंकि तेरी जात वाहिद है, वहदहू ला शरीका लहू है। शरीयत के मायनों में इबादत नमाज, रोजा, हज, ज़कात को कहते हैं। इसी तरह से हर वो अमल जो हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक हो, इबादत कहलाता है, ठीक है। और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें और लोगों से अच्छे तरीके से बात करो। दुआ के 4 रुकन है, ठीक है। पहला कि अल्लाह ताला से मांगी जाए, बंदा जो है वो खुदा से मांगता है, अपनी हाजत और जरूरत को अल्लाह ताला के हजूर पेश करता है, और जो उसको मांगने वाला होता है, एक वो जिससे हम मांग रहे हैं मधु, एक वो जुदाई जिनके जो मांग रहा होता है, एक वो जिससे हम आज जिसे मांग रहे हैं। खुदा की जात, बंदा खुदा से क्या मांगता है और हाजात को कैसे पूरा करता है, ठीक है। दुआ अरबी जबान का लफ्ज़ है, पुकारने और मांगने का है, ठीक है। और इस सिर्फ उसका जो है उसकी जो है शहरत से ज्यादा करीब है, इंसान की शहरत से ज्यादा करीब है। दुआ सिर्फ अल्लाह ताला से मांगी जाती है, और हमने इंसान को पैदा किया जो उसके ख्यालात उसके दिल से गुजरे और उसको जानता हो, उसकी शहरत से ज्यादा करीब हो, ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो 70 मौत से ज्यादा मोहब्बत करने वाली है। ये वो, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। कुरान और हदीस में दुआ की बेहतरीन इबादत करार दिया गया है, बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। आप इस बात को यकीनी बनाएं कि जब आप कोई काम कर लें और आप करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत बनाएं। जैसे कोई अच्छी बात आपको बताए या कोई आपसे अच्छा रवैया रखे तो जज़ाकल्लाह कहने की आदत बना लें। किसी को देखें तो खुदा की कुदरत पर माशाअल्लाह कहने की आदत बनाएं। सीढ़ियां चढ़ते और उतरते वक्त सुभान अल्लाह और अल्लाह अकबर कहने की आदत बनाइए। ज़कात के 8 मसारिफ हैं, फकीर, मसाकीन, वो लोग जो ज़कात उशर जमा करते हैं पर अमूर होते हैं उनकी, यानी ये देते हैं वो लोग। उसके बाद अरकाब यानी कि गुलाम की आज़ादी, ये जो मुलाजिम होते हैं, गुलाम होते हैं वो। आजमीन यानी मकरूज, फी सबीलिल्लाह, इब्न सबील यानी मुसाफिर। ज़कात के लफ्जी मानी है पाक कर देना। ज़कात का हुक्म क्यों आया था कि आप अपने माल को पाक कर दें, उसमें से कुछ अदा करके रब की ज़ात के राह में लोगों को तकसीम करके अपने माल को पाक करते हैं। ज़कात का दूसरा नाम सदका है। ज़कात इस्लाम का बुनियादी रुकन और अहम इबादत है। ज़कात का नसाब सोने पर 7.5 तोले और चांदी पर 52.5 तोले है। ज़कात का जिक्र कुरान मजीद में 32 मरतबा आया है, नमाज के साथ 32 मरतबा है। ज़कात का लफ्ज़ कुरान मजीद में 82 मरतबा आया है। 2 हिजरी को मदीना में ज़कात की तकसीम का तरीका बताया गया था, ठीक है। ये हमारे पास था इस्लामियात के एमसीक्यूज, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज जो है वो इजीली रीड किए जा सकते हैं।
ठीक है। आगे हमारे पास गज़वा हुनैन। ठीक है, गज़वा हुनैन में ये बताया गया है कि ये वादी हुनैन में मुसलमानों के साथ जो जंग लड़ी गई थी, मक्का फतेह मक्का के बाद मक्का और ताइफ के दरमियान आबाद 2 कबाइल के दरमियान हुई थी, और जो है वो लश्कर के दरमियान वादी जो थी उसमें ये जो है जंग मुसलमानों से लड़ी गई थी। जंग से फरार ना होने की वजह से अपने साथ अहलो अयाल और अहले मवेशी साथ लाए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12,000 का लश्कर था, जिसमें 10,000 मुहाजिरीन और 2,009 मुस्लिम थे। ठीक है। 6 शव्वाल 8 हिजरी को लश्कर मक्का से हुनैन की तरफ रवाना हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन में 2 ज़रें पहनकर गए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन में दुश्मन की तरफ हाथ में मुट्ठी उठाकर फेंकी, यानी जो वो खाक थी वो फेंकी, और दुश्मन 2 गिरोहों में भाग गए थे। एक गिरोह मालिक बिन औफ की सरबराही में किला ताइफ में जा ठहरा, और दूसरा अहलो अयाल के साथ औस की घाटी में जा छुपा था। औस की घाटी जो है, औतास की घाटी जो है, उसको घाटी को घेरने के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमिर जो थे उनको भेज दिया था। औतास में 24,000 ऊंट, 4,000 बकरियां, 6,000 कैदी मुसलमान थे। उसके बाद है कि अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसान की रहनुमाई के लिए खास बंदे भेजे हैं, जिन्हें अंबिया और रसूल कहा जाता है। ठीक है। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसे एक आयत का तर्जुमा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इसको अकीदा ख़त्म नबीवत कहा जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास ग़ज़वा फ़तह मक्का। इसको देखते हैं, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो इस्लामियात को जरा से ज्यादा टाइम दे देते हैं। फतेह मक्का से पहले सुलह हदैबिया का मुआहदा जो है वो ज्यादा अरसे तक कायम ना रहा, और कुरैश ने कबीला जो है उसके साथ मुसलमानों पर हमला कर दिया था। यहाँ पे ग़ज़वा फतेह मक्का की बात हो रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 का लश्कर लेकर 10 रमज़ान मुबारक सन 8 हिजरी को मक्का की तरफ रवाना हुए थे, और सहाबा कराम ने उस दिन सहाबा कराम और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से थे, और मगरिब के वक्त मकाम किधर पर पहुंचे और रोजा अफ्तार किया। ये मकाम जो है अबू सुफियान इस मकाम पर मुसलमान हुआ था, ये वो मकाम है। ठीक है। और खामजादा हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा उनका नाम कस्वा था, जिस ऊंट पर सवार हुए थे ऊंटनी का नाम जो है वो कस्वा था। 20 रमजान 8 हिजरी जुमा बरोज जुमा के दिन जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में दाखिल होने का हुक्म दे दिया था। उसके बाद है कि इस फतेह मक्का को कुरान मजीद में फतेह मुबीन कहा जाता है, यानी खुली फतह। 660 बुत थे। उसके बाद आके में आयत का तर्जुमा है कि हक आ गया और बातिल जो है वो नामूद हो गया था। बेशक बातिल जो है नामूद होने वाला है। बनी इसराइल की आयत है। कुरान फतेह मक्का के वक्त खाना काबा की चाबी दान जो है उस्मान बिन तलहा को दी गई थी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इसी को ये काम सौंपा था। अभी तक उन्हीं के खानदान के पास जो है जो चाबी है, और वो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। खुतबा हिजरतुल विदा हम कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी हम देखते हैं शॉर्टकट कीज ऑफ कंप्यूटर। मेरी आवाज क्लियर है मैम साजिदा, कोई इशू तो नहीं है? जी मिस जी, मेरी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे शॉर्टकट कीज। आप ये है वर्ड की, हमारे पास जनरल कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज है। वर्ड की हमारे पास कीज है, जिसे हम देखेंगे। विन की के साथ प्लस आप करें तो आपके पास एक्शन सेंटर होता है। मैं आपके सामने वर्ड ओपन कर लेती हूँ, और वहां पे ये कीज, ये मेरे पास वर्ड ही ओपन है, सॉरी। मैं इसमें आपके साथ अप्लाई करके बताती जाती हूँ। कंट्रोल प्लस विंडो के साथ अगर आप ओपन करें, विंडो के साथ एक को प्रेस करें, ठीक है, तो आप जो है वो कर सकते हैं इसको अप्लाई। विंडो के साथ आप आर को प्रेस करें और सी को प्रेस करें, तो उन्होंने बताया आपको कि रन की कमांड दी जाएगी विंडो के बटन के साथ। आप अगर विंडो के बटन के साथ आर को प्रेस करेंगे, ये देखें आपके पास है टाइप द नेम ऑफ प्रोग्राम फोल्डर एंड, आपको जो है वो ओपन करके उसके सामने दे देगा। बट आपने विंडो के बटन के साथ रन को प्रेस करना है, आर को प्रेस करना है। ये देखें विंडो के बटन के साथ आर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है दैट इज रन। ठीक है। और आप विंडो के बटन के साथ जब सी को प्रेस करते हैं दैट इज ओपन। ठीक है, वो ओपन के लिए होता है। जैसे मेरे पास ये व्हाइट की शीट जो है ये ओपन है। विंडो के साथ आप विंडो के बटन के साथ अगर बी को प्रेस करें तो आपके पास बोल्ड या इटैलिक की जो की है वो आपके पास कंट्रोल के साथ आ जाएगी।
नेक्स्ट हम लोगों के पास है फंक्शनल कीज। F5 को रिफ्रेश के लिए किया जाता है, ये देखिए फाइंड के साथ जो है रिप्लेस, या नेक्स्ट ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ फाइंड। F5 जो है हमारे पास रिफ्रेश के लिए होता है। जैसे कि मैं आपके अपने डेस्कटॉप पे अगर जाऊं और यहाँ पे मैं F5 जो है वो प्रेस कर दूं, ये देखें F5 जो मैं प्रेस कर दूं, ये तो मेरा रिफ्रेश ऐसे कर लिया राइट की से, ठीक है। अब मैं देखें आपके सामने F5 प्रेस करती हूँ, दैट इज रिफ्रेशिंग योर कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है F2 रीनेम द सिलेक्ट आइटम। आप F2 को प्रेस करें तो आपके पास रीनेम, आप जो भी सिलेक्टेड आइटम होगा उसको आप रीनेम कर सकते हैं। आपकी फाइल जो है वो रीनेम की जा सकती है। जैसे मेरे पास फाइल है शॉर्टकट कीज की, शॉर्टकट कीज, ये जो टाइटल बार है यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होता है कि आपका जो टाइटल है या जिस नेम से जो फाइल आपने सेव की है वो क्या है। F3 है हमारे पास सर्च फॉर अ फाइल और अ फोल्डर। मैम साजा ये मेरे पास एडमिट मैं कर तो रही हूँ ये, क्योंकि शायद मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है इस वजह से एडमिट का बटन मेरे पास शो नहीं होता। एडमिट आप करते जा रहे हैं, कोई लॉबी में अगर वेट कर रहा है तो। जी जी मैं हूँ मिस मेरी, आप मत करें, अब मैं कर रही हूँ। ठीक है। F3 में आपके पास सर्च या फाइल या फोल्डर है, सर्च का या फाइल, जी जी ठीक है। सर्च फॉर अ फाइल एंड फोल्डर F3। आप विंडो के साथ प्रेस करेंगे साइन इन को तो जूम कर सकते हैं। आप यहाँ से ये देखें आपके पास ये जूम आउट और जूम इन का बटन है, यहाँ से ये देखें जूम इन एंड दैट इज जूम आउट, ठीक है। आप इसको डिलीट की क्या होती है, डिलीट की फॉर द सिलेक्टेड आइटम आप डिलीट करते हैं। जैसे कि मैं इस रिसाइकल बिन को डिलीट करना चाहती हूँ, देन मैं डिलीट का की बटन दबाऊंगी। और अगर मैं इसको अनडू करना चाहती हूँ या रीडू करना चाहती हूँ, रीडू, तो ये देखें रिसाइकल बिन आपके पास क्लियर हो गया। शिफ्ट के साथ आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो जो भी सिलेक्टेड आइटम है वो रिसाइकल बिन में मूव कर जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के पास राइट एरो, तो आप राइट एरो जो है वर्ड में राइट एरो के साथ आप राइट साइड पे जो है वो सिलेक्टेड कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल सी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये देखें ना, ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ से इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं, दैट इज बोल्ड, ये आपके सामने बोल्ड हो रहा है, ठीक है। आप इसको यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल आई, ठीक है। आप इसको अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, दैट इज अंडरलाइन, ठीक है। अब यहाँ से आप सब इसको जो है अगर करना चाहते हैं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, ये एक हमारे पास कमांड है। अगर हम देना चाहिए सेंटर में जो है ना उसको लाइन लगाना चाहें, दैट इज स्ट्राइक थ्रू। इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको पहले भी डिस्कस की है। कोफिशिएंट या आप उसके बार पे देना चाहते हैं, देन आप इसको कलर देना चाहते हैं, दैट इज इन रेड कलर। आप उसके कलर को ऑटो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप ये अपर केस और लोअर केस, आप अपने साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, ये देखें स्क्रीन पे इंक्रीज हो रहा है। आप इसको लोअर करना चाहते हैं, आप उसको लोअर यहाँ से कर सकते हैं। आप इसका साइज जो है यहाँ से इंक्रीज लेस डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको डिजाइन देना चाहते हैं, दैट शॉर्टकट कीज पर यहाँ से आप उसको डिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ छोटी सी सिंपल कीज थी जो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली है। नेक्स्ट हम लोगों के पास अगर फॉर एग्जांपल आप अपने जो आपके पास सिलेक्टेड, मैंने ये जो फंक्शन है इसको मैंने सिलेक्ट किया है अगर, तो आप उसको राइट या लेफ्ट जो है वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, मेरा कर्सर जो है यहाँ पे है और मैं इसको सिलेक्ट करके राइट या लेफ्ट करना चाह रही हूँ, देन मैं सेंटर में करूंगी। अगर मैं लेफ्ट करना चाह रही हूँ देन राइट, कंट्रोल प्लस एल से राइट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आर से आप राइट कर सकते हैं, और उसके बाद कंट्रोल प्लस सी से आप सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको राइट करना चाहें तो आप इसको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स से भी आप ओपन करके कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ शॉर्टकट कीज थी जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको से डिस्कस। कंट्रोल ए से आप सारे आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके सामने कंट्रोल ए को प्रेस करती हूँ, दैट इज सिलेक्टेड ऑल योर पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तमाम पेजेस आपके डॉक्यूमेंट के वो उसके साथ सिलेक्टेड हो जाएंगे। आप इसको क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड आइटम जो है वो रिमूव हो जाएगा। एडवांस शॉर्टकट कीज में आपके पास है, आप विंडो के साथ या आल्ट के साथ कुछ प्रेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि आल्ट 4 के साथ उन्होंने बताया क्लोज योर करंट विंडो। मैं अगर आल्ट एफ प्रेस करूं तो मेरे पास ये वर्ड बंद हो जाएगा, बिकॉज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज मैं इसको बंद नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आपको आल्ट प्लस एफ करने से करंट विंडो जो है आपकी स्विच ऑफ हो। जैसे मैंने आपके सामने ये विंडो ओपन की, मैं आल्ट प्लस F4 को प्रेस करने लगी हूँ तो ये मिनिमाइज पे मेरा बटन आ गया, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर सकती हूँ, मिनिमाइज कर सकती हूँ, ठीक है। क्लोज द एक्टिव आइटम उसको करना चाहूँ, दैट इज आल्ट प्लस F4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल प्लस F4 से आप लोग भी कंट्रोल एक्टिव डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आल्ट और टैब को आप स्विच बिटवीन द आइटम कर सकते हैं,
लेफ्ट राइट एरो से आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिससे आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, और आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है, मतलब जो कल वाला टेस्ट होगा, आपका वो टेस्ट जो है शॉर्टकट कीज में से लाजमी होगा, आपने उसको अच्छे से रीड करना है। ये शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है। ये Alt F5 यस, ये मैं आपकी जो वर्ड की फाइल है इसको PDF में कन्वर्ट करके आपको मैं अभी ग्रुप में जो है वो सेंड कर देती हूँ। ठीक है, अब है हमारे पास एजुकेशन। जी, कौमी तालीमी पॉलिसी 1992 1992, ये हम कल डिस्कस कर रहे थे। एजुकेशन के कल के लेक्चर का लिहाज से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई देना चाहे, कोई बताना चाहे, कुछ कहना चाहे, देन मोस्ट वेलकम। आप लोगों के माइक तो वैसे भी ऑन होते हैं, आप तो कुछ भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, आप बता दिया करें कि ये बात है, ये इशू है, ये डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप लोग उसमें हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नवंबर 1988 के इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक दफा जो है दोबारा से इक़्तिदार में आई थी वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। जी, मेरा आपसे ये सवाल है, बिकॉज मैं बोल भी चुकी हूँ तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता चल गया होगा कि वो कौन सी हमारी वजीर आजम है। हमारे जो पाकिस्तान की सदारत में एक ही फीमेल है जो PM रही है अभी तक, दैट इज बेनजीर भुट्टो। अभी तक जो PM रही है दैट इज बेनजीर भुट्टो, और उनकी जो शहादत है वो कब हुई थी? कोई बताना चाहेगा डेट, किसी को याद हो? 7 दिसंबर और 9 दिसंबर आई थिंक सो, नवंबर 2007 में हुई थी। ठीक है, उनकी जो शहादत है वो, और उसके अलावा जो है वो कौन सा पार्क था, बाग था, लियाकत बाग, जहाँ पे उनको जो है शहीद कर दिया गया था, वो भी ड्यूरिंग वो जो है। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, क्या कहना चाह रही है? कट गई है। जी बोलिए। मैम 27 दिसंबर थी। जी बिल्कुल 27 दिसंबर, यू आर राइट। मुझे 27 दिसंबर 2007, लियाकत बाग, रावलपिंडी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल 27 दिसंबर थी उनकी डेट जो है, और वो 2007 का वाकया है, और लियाकत बाग में रावलपिंडी में उन्हें शहीद कर दिया था, जहाँ पे वो एक जलसे की सदारत कर रही थी। अब हमारे पास 1992 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्राइमरी तालीम, इससे पहले के तमाम पॉलिसियों में पहले की जो तालीमी पॉलिसी है उसमें पहली से 8वीं जमात तक की इब्तदाई तालीम को लाजमी बना दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसी हमारे पास मजबूरियां थी जिनकी बिना पर पहली से 8वीं जमात तक की प्राइमरी तालीम को जारी रखा गया। इस पॉलिसी में ये कहा गया था कि ख्वानदगी की शरह, मौजूदा शरह जो है वो 31% से बढ़ाकर 2002 तक 70% कर दी गई। प्राइमरी स्कूलों में आहिस्ता आहिस्ता दाखिले की शरह 100% तक की गई। हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं थे कि दाखिले की जरूरत पूरी करने के लिए काफी प्राइमरी स्कूल जो है वो खोल दिए जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर की तालीम क्या है? कंप्यूटर की तालीम जो है, कंप्यूटर की आप आज के दौर में देखें तो इंतहाई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए जो है हम आप लोगों को तालीम से फरोग कर रहे हैं, दे रहे हैं। कंप्यूटर मौजूदा दौर की इंतहाई अहम इजाद है। जिंदगी का कोई अहम पहलू शोबा ऐसा नहीं जहां पे आप कंप्यूटर से फायदा ना उठा सकते हो। कंप्यूटर की तालीम की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए इंतहाई जरूरी ये है कि आप जो है कौमी जरूरियात को पूरा करने के लिए तलबा की तालीम जिसे आरास्ता किया जाए, और इस बात को तय बना किया जाए कि नसाब में कंप्यूटर लैब या कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए। फरोग तालीम के लिए का जो प्रोग्राम है फरोग तालीम का, उसमें यह है कि इस पॉलिसी में फरोग तालीम के तहत खास प्रोग्राम बनाए गए, जैसे कि 33% नए टेक्निकल कॉलेजेस जो है ये बनाए गए थे। आपको याद हो, ये जो हमारे पास वोकेशनल सेंटर्स हैं, पॉलीटेक्निकल कॉलेजेस जो हैं, ये इसी पॉलिसी के तहत बनाए गए थे। 8 नए टेक्नोलॉजिकल कॉलेजेस बनाए गए थे, जहाँ पे इसका जो है इंतहाई अच्छे से इस्तेमाल हुआ था, और इसकी तादाद जो है, सेकेंडरी स्कूलों की तादाद वो बढ़ा दी गई थी। ये हम लोगों की कॉलेजेस की तादाद 535 से बढ़ाकर 935 तक कर दी थी। यूनिवर्सिटीज की तादाद 23 से बढ़ाकर 43 तक कर दी गई थी। इन 20 नई यूनिवर्सिटियों से 16 निजी तालीमी इदारे जो है
प्रोग्राम में बनाए गए थे। ठीक है, अखराजात में पॉलिसी में बताया गया था कि आइंदा 10 वर्ष में तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद 143 अरब रुपए की तरक्याती अखराजात जो थे वो 36 अरब से निजी इदारों से मतलब उन पर मुश्तमिल थे। जो अखराजात थे वो इस तरह से हुए थे। इंतखाबात में क्या होता है कि आप लोगों का इलेक्शन है, तो वैसे भी हम लोगों के पास जदीद टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हम लोग जो है इलेक्शन को बहुत अमन बनाने की कोशिश में ताकि दगो में जैसे दिन ब दिन जो है हम उसको जो है ना बहुत इजीली जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। आठवीं 5 साल मंसूबा जो था वो था 1993 से 1998 में 5 से 9 साल के बच्चे जो हैं बच्चों को प्राइमरी तालीम दिलवाने, असासा की तरबियत और शरह ख्वानदगी में इजाफे का प्रोग्राम बनाया गया, मगर इस पर अमल ना किया जा सका था। कौमी पॉलिसी जो है 1998 से 2010, मुस्लिम लीग की हुकूमत 1997 से इक़्तिदार में आई थी, वजीर आजम नवाज शरीफ की नई पॉलिसी के तहत तश्कील दी गई थी। ठीक है, यानी कि सैयद अली शाह ने मार्च 1998 में इस पॉलिसी के खदोखाल दर्ज झैल किए थे। इस्लामिक एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक अहम इकदाम उठाया था। करारदाद मकासद में आइन पाकिस्तान की दफा 13 के मुताबिक पहली दफा ये तस्लीम किया गया कि पाकिस्तानी शहरी के लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए मौके फराहम करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पर आयद की गई थी। ठीक है, तलबा के मुताबिक तलबा की जो इस के मुताबिक तरबियत करना जरूरी है। इस मकसद को हासिल करने के लिए कुरान की तालीम जो है तमाम सतहों पर या दर्जों पर लाजमी करार दिया गया। 6ठी से 12वीं जमात तक की कुरान मजीद की तालीम बमा तर्जुमा पढ़ाने का प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर न्यू स्टाफ कॉलेजेस या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कॉलेजेस, ठीक है, ये जो थे एकेडमीज बनाने का प्रोग्राम किया गया। तय ये किया गया था कि दीनी मदारिस को जदीद स्कूलों की तर्ज पर ढाल देने के बाद मदारिस में सर्टिफिकेट और डिग्रियों को तकसीम किया जाएगा। ठीक है, उनकी मंजूरी देने का भी एहतमाम किया गया था। इब्तदाई तालीम में ये बात डिस्कस हुई थी हमारे पास के पॉलिसी जो है वो 2002 तक के दाखिलों की शरह 90% का प्रोग्राम बनाया गया और उसके बाद जो है वो 71% बच्चे स्कूलों में दाखिल होते थे, जिनमें से 45% जो है वो स्कूल छोड़कर चले जाते थे। उसकी रीजन को खत्म करने की कोशिश की गई थी। मस्जिद स्कूल एलिमेंट्री एजुकेशन के मकासद के तौर पर 45,000 नए स्कूल खोलने के बाद उसमें मसाजिद का कयाम किया गया था। ठीक है, और अब है हमारे पास ज़ाब्ता इखलाक। इस तालीमी पॉलिसी में पहली बार जरूरत पेश आई थी कि इस असातिज़ा के लिए एक ज़ाब्ता इखलाक की तश्कील दी जाए जो तालीम को बेहतर बनाती है। आला तालीम याफ्ता में क्या है कि आपके पास तजवीज़ किया गया कि 17 से 23 साल की उम्र के जो कम अज कम 7वीं नौजवानों की आला तालीम के लिए साइंस और आर्ट्स दोनों की बराबर शरह जो है वो देने का प्रोग्राम बनाया गया था। सिफारिश की गई कि आला तालीम के मौके में इजाफा किया जाए। यूनिवर्सिटीज को मजीद कैंपसेस में तब्दील करके सहूलत जो है वो फराहम की जाए। डिग्रीज को तकसीम किया जाए, बैनुल अक़वामी मेयार को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके अहम निकात में हमारे पास था कि तमाम तालीमी पॉलिसियों में पाकिस्तान की नजरियाती एहसास और ख़वानदगी के हसूल को बेहतर बनाया जाए। 1947 में पाकिस्तान में बनने वाली तालीमी पॉलिसियों के लिए मशअल राह का काम देती थी तालीमी कॉन्फ्रेंस जो थी। 1959 में पहली बार निज़ाम इंतखाबात जो है इम्तिहानात का वो तब्दील किया था कि 3 साल डिग्री प्रोग्राम तजवीज़ किया गया था, यानी 3 साल ये जो आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा है वो। 1970 की तालीमी पॉलिसी जो है वो जो है अमल दरामद जो है वो उस पर नहीं हो सका था याहिया खान के दौर में। 1972 से 80 की तालीमी पॉलिसी के बारे में कहा गया कि ये इनकलाब बर्पा कर सकती है, बट फिर भी उस पर कुछ कमियां थी। 1979 की तालीमी पॉलिसी ज़ियाउल हक मरहूम ने बनाई थी। ठीक है, बनवाई थी। उसमें क्या था कि तालीम और फनी नजरियाती पहलू जो है उस पर जोर दिया गया था। मस्जिद और स्कूल जो है वो उसमें वर्कशॉप स्कूल्स का प्रोग्राम जो है वो बनाया गया था। 1992 की तालीमी पॉलिसी जो है वो का ऐलान नवाज शरीफ के दौर में हुआ था। 1998 की तालीमी पॉलिसी जो है उसमें नवाज शरीफ के दौर में दोबारा से तैयार करके नॉफिस की गई थी। ये आपकी इम्पोर्टेंट जो है पॉलिसीज थी जिस पे डिस्कशन जो है मैंने की है, और ये हाफ मैंने आपको कल कराई थी, हाफ मैंने आज आपको कराती है। इससे रिलेटेड जो है ये इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे बताए गए हैं। कल बुक मैंने शेयर कर दी थी। और अब है हमारे पास एजुकेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान के तालीमी मसाइल पर डिस्कशन है।
ठीक है। इसमें नाख्वानदगी के लिए क्या जरूरी है, किसी कौम या मुल्क की तरक्की के लिए उस अफराद का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है जहाँ पर वो मयार की जिंदगी को बेहतर बना सके। असल में ख्वानदगी की जो लफ्जी मायने है वो किसी तहरीर या इबारत को पढ़ने की है, बल्कि इस्तिलाहन किसी भी जबान में लिखने और पढ़ने की सलाहियत ख्वानदगी कहलाती है, यानी कि पढ़ा लिखा होना। ठीक है। तरक्की याफ्ता ममालिक में अफराद ख्वानदा कहलाते हैं जो 5वीं जमात के पास शुदा तालिब इल्म होते हैं। पाकिस्तान में 1981 में मरदमशुमारी के मुताबिक, ये जो सेंसस फॉर्म है आपका वो इसी के अकॉर्डिंग होता है, मरदमशुमारी के मुताबिक किसी जबान में पढ़े लिखे तहरीर करना, खत लिखना, रोजमर्रा की जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजारना ख्वानदगी कहलाता है। ठीक है। अब हमारे पास है ये जो हमारे पास इक्तदादी लिहाज से पाकिस्तान का शुमार तरक्की पजीर ममालिक में होता है, लेकिन ख्वानदगी के एतबार से पाकिस्तानी मुल्क की सूरत हाल बहुत बेहतर है। ज़्यादा बेहतर नहीं है, मतलब उससे बेहतर है तरक्की पजीर ममालिक होने के बावजूद। हमसाया ममालिक जबकि भारत, चीन, वो थोड़ा हमसे आगे हैं। ठीक है। ये चार्ट आपके सामने ख्वानदगी के लिहाज से बताया गया है। भूटान का शरह ख्वानदगी 54%, नंबर वो 7 पर है। मुल्क का नाम ईरान और शरह ख्वानदगी 92%। बांग्लादेश जो है वो 65 शरह ख्वानदगी और -8 -8। मलेशिया में 85, पाकिस्तान 60 पे और -9, श्रीलंका 92 पे, भारत 57 -10 पे। और उसके अलावा जो है सीरियल नंबर आपको बताए गए हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो 99.5 पे, मालदीव 98.12। ये जो 12 आपके सामने कंट्रीज हैं, नेपाल 51, चीन 84 और भारत 57। ये शरह ख्वानदगी जो है आपके सामने डिस्कस किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान में ख्वानदगी की वजूहात, आबादी में इजाफा, स्कूलों की तालीम, स्कूलों में कमी, तरक मदरसा, गुरबत, इससे रिलेटेड है। तालीम में निस्बा पर जिक्र किया गया, ये सारा आप रीड आराम से कर सकते हैं। एजुकेशन का, कंप्यूटर का और इस्लामियात का वो कंप्लीट है। ठीक है। एजुकेशन का यहाँ तक आप लोगों का सिलेबस जो मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसमें कुछ आप एजुकेशन से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो वो पूछिए, अदरवाइज जो खुतबा ईदुल फिदा है वो हम इस्लामियात का नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास मैम सायदा टाइम है ना? जी मिस शिवेरिया, अभी है 15 मिनट है आपके पास। हाँ जी 15 मिनट है। तो मैं, क्योंकि एजुकेशन का मैम सारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, तो इस्लामियात को जो हमारा रह रहा है वो कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल कर लें, बिल्कुल कर लें। ठीक है। हाँ, खुतबा हिज्जतुल विदा का है कि गुस्ल फरमाकर जो है तहबंद जो बांधा जाता है उसको नमाज जोहर के साथ मदीना मुनव्वरा से 6 किलोमीटर के फासले पर जो है वहाँ पे कुछ खुतबा हिज्जतुल विदा उसके मकामात पर दिया गया था। यहाँ पे ये बताया गया है। कब था खुतबा हिज्जतुल विदा? 5 ज़िलहज को मक्का में दाखिल होने के बाद सफा की पहाड़ी पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा अदा किया था। 8 ज़िलहज को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना के मकाम पर क़याम किया था। 9 ज़िलहज को अरफात के मकाम पर ठहरे थे और कस्बा ऊँटनी पर सफर करके खुतबा जो है वो अदा किया था। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पास, ये जो इसकी हिजरी ज़िलहज की डेट्स हैं। ठीक है। और आपके पास हज जो है वो कौन सी ज़िलहज को होता है? डेट क्या होती है हज जब अदा होता है? हमारे यहाँ भी एक दिन पहले, क्योंकि सऊदी में होता था, उसके बाद हम लोग बकरा ईद की जो त्योहार है वो मनाते हैं। उससे पहले एक दिन हज की छुट्टी होती है। ज़िलहज की कौन सी डेट होती है, कोई बता सकता है? एक दिन ईद से पहले हज की हमारी छुट्टी होती है ना, ऑफ होता है। तो ज़िलहज जो है, ज़िलहज में कौन सी डेट होती है? कोई भी बताना चाहे बता सकता है। विसाल में है कि 28 सफर 11 हिजरी को रहलत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। विसाल कब्रिस्तान जो है वो कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में तशरीफ जाकर दुआ फरमाने के बाद वापसी पर सर में दर्द होने से बुखार हुआ और आपकी जो है वफात इस वजह से हो गई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार तकरीबन 13 देर तक मुतवातिर रहा, यानी कि बराबर उनकी जो है बुखार की वजह से, मुसलसल होने की वजह से उनकी डेथ जो है हो गई थी। उस वक्त आपकी उम्र 63 साल थी, यानी 63 इयर्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन के साथ हुस्न सलूक की वसीयत जो है वो की थी।
बताया गया था। हज़रत अबू बकर सदीक सबसे ज़्यादा मोहसिन है, और अगर मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, चूँकि अल्लाह ताला के सिवा कोई खलील नहीं, और हज़रत अबू बकर सदीक मेरे भाई और दोस्त हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान इमामत के फ़राइज़ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अंजाम दिए। जी, आपको पता है हज़रत अबू बकर सदीक से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता क्या था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हा को आखिरी लश्कर का अमीर मुकर्रर किया था, लीडर, ठीक है। आखिरी आरामगाह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में फरमाई थी। मदीना मुनव्वरा से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात कहाँ पे गुजरी? मकाम बताया गया ये आप लोगों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मशागल से फरागत कबली 14 ज़िलहज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा को आखिरी लश्कर का सिपहसालार करार दिया? हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हा। 28 सफ़र 11 हिजरी को रात के वक्त आप कौन से कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए? जन्नतुल बकी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने जिंदगी के आखिरी लम्हात कहाँ गुजारे? हज़रत आयशा के हुजरा में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि लास्ट डेज जो है उनके कहाँ पे गुजारे। जी जी, माइक कौन है, बोलिए। मुझसे आपका माइक कौन है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रज़ियल्लाहु अन्हा जो है रहमतुल्लाह अलैह कौन सी जबान के अदब और शायरी की बुनियाद मानते थे? पंजाबी। वफात के वक्त हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 93 ईयर्स थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मादरी जबान जो है वो पंजाबी से रिलेटेड थी। आप लोगों का वैसे भी एक था कि सूफिया कराम से एक रिलेटेड एक लेक्चर दिया जाए। सूफिया कराम से रिलेटेड जो है लेक्चर मैं आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर चुकी हूँ। अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूंगी, अदरवाइज मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। उसमें सूफिया कराम की सारी डिटेल है। सलाहुद्दीन अयूबी जो है अयूबी सल्तनत के बानी थे। सलाहुद्दीन अयूबी इराक के शहर में इराक का जो शहर था, वैसे तो इराक का जो शहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? उर। उसका नाम है उर, ठीक है। तो ये हमारे पास करतक जो थी उसमें इराक का जो शहर है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। 1138 में पैदा हुए, 1138। सलाहुद्दीन अयूबी का फातिहा बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है अयूबी को, ठीक है। और 1157 में उन्होंने क्या किया? सलाहुद्दीन अयूबी ने यूरोप के मुत्तहिदा अफवाज को शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस को आजाद किया था। सलाहुद्दीन अयूबी को जो है शेर को वो सलाहुद्दीन अयूबी के चचा थे, शेर को जो थे उनका नाम है ये। सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी ऑफिसर थे, ठीक है, एक फौजी यानी आर्मी रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद उनके दरमियान जो है किस मकाम पर जंग हुई? हतीन के मकाम पर, और जिसमें 30,000 ईसाई जो है वो हलाक हो गए थे। और कुछ को गिरफ्तार करने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी जो थे उन्होंने अपने हाथ से उनका सर जो है वो कलम कर दिया था। बैतुल मुकद्दस को 88 ईयर्स के बाद मुसलमानों के कब्जे से आजाद किया गया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने 1193 में वफात पाई थी। उनका सन पैदाइश है इराक। कौन से उसमें पैदा हुए थे? ये जो है हमारे पास इराक का एक हिस्सा, इराक में पैदा हुए थे। और उन्हें फातिह बैतुल मुकद्दस कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनसे उन्होंने फतह करवाया था 88 ईयर्स के बाद। नेक्स्ट इज हमारे पास है सकाफत। सकाफत में है कि अल्लाह ताला की रजा खुशनुदी की खातिर अपना माल जरूरत जो है माल जरूरतमंदों में खर्च करना सकाफत कहलाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि कौन है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे और उससे जो तो वो उसे उसके लिए कई गुना कर दे, ठीक है, कई गुना बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि तरजीह। और वो अपने ऊपर तरजीह देते जो कौम खुद को फाके से हो, ठीक है। सखी अल्लाह ताला का दोस्त है अगर जब वो गुनाहगार है, बुखल अल्लाह ताला का बखील जो है अल्लाह ताला का दुश्मन है अगर जब वो इबादत गुजार हो। हजरत बिलाल और को हजरत अबू बकर सदीक ने खरीद कर आजाद
किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें हज़रत अबू बकर सदीक ने खरीद कर आजाद किया था, दैट इज हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। दौलत जमा कराने वाले ये समझते हैं कि उनका माल जो है हमेशा रहेगा, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि रब की ज़ात जो है वो तकसीम जानती है, वो लेकर देना जानती है और देकर लेना जानती है। जो कोई बुखल करता है बेशक अपने आप ही से बुखल करता है। मैना रवी का मतलब है एतदाल या दरमियानी रास्ता इख्तियार करना माल में, ठीक है, यानी कि वो तंग दस्त नहीं होता। जो मैना रवी करता है वो तंग दस्त नहीं होता। और लोगों से अच्छे तरीके से बात की जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू में मैना रवी करते, गर्दन से बांध कर रख लेते और उसके बाद जो है वो छोड़ दे देते। कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए ये अहम असूल जो है या बेहतरीन असूल जो है वो मायना रवी है। इस्लाम ने खुशी और गमी के में सब्र और शुक्र का दर्ज अमल जो है इख्तियार किया। मसावात, इसके मसावात बराबर जो है होने या बराबरी को कहते हैं। इस्लाम में मसावात का दीन है। मस्जिद कुबा और मस्जिद नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हर काम में हिस्सा ले रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने साथियों में रहकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई में सहाबा कराम के साथ बराबर की शरीक हुए। ग़ज़वे बदर जाते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत अबू दाऊद को के पास जो है अमानतें जो है वो उनको दी। मेहनत की अज़मत में किसी काम की लगन के साथ सर अंजाम देना, उसकी तकमील के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करना मेहनत कहलाता है। हज़रत आयशा, बहुत ज़रूरी टॉपिक है आप लोगों का। हज़रत आयशा का लक़ब सिद्दीक़िया मेरा या फिर कुनियत जो है उनकी उम्मे अब्दुल्ला। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है, चूँकि हज़रत आयशा की कोई औलाद नहीं थी। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़वाज हज़रत से अर्ज़ करने लगी कि और ख़वातीन ने तो अपनी सबका औलादों के नाम पर अपनी-अपनी कुनियत रख ली, मैं अपनी कुनियत किस नाम पर रखूँ? फरमाया, अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर, जो कि आपकी बहन हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर और ज़ुबैर बिन के बेटे हैं, ठीक है। यानी कि जो ये उनकी कुनियत तो उम्मे अब्दुल्ला उनके भांजे के नेम पर है, ठीक है। जो उनकी सिस्टर हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर जो है उनसे जो है उनके बेटे थे, ठीक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा की कुनियत था। आपकी जो वालिदा है उनका नाम उम्मे रूबन ज़ैनब है, ठीक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा 4 साल बाद शवाल के महीने में पैदा हुई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ग़ज़वा उहद में और ग़ज़वा ये मुतल्लिक जो है उसमें तलाक में शिरकत फरमाई। इमाम रबी फरमाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लामा है। और याद रखिए हज़रत आयशा से रिलेटेड एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि हज़रत आयशा जो है फीमेल से रिलेटेड, फीमेल क्योंकि वो क्योंकि औरतों के मसाइल, मर्दों के मसाइल जब वहाँ पे एक महफिल होती थी और वो आके डिस्कशन करते थे, क्योंकि औरतें झिझक ज़रा फीमेल को होती है मेल से डिस्कशन में। तो वो जो मर्द हज़रात थे जब वहाँ पे महफिल होती तो वो मस्जिद नबी में तो वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर जो है अपने मसाइल डिस्कस करते, उनका हल पूछते और जो है उनसे डिस्कशन के बाद, मशवरे के बाद कोई राय देता और फिर वो जो है हल निकल आता था। लेकिन जो फीमेल्स थी, बात मसाइल ऐसे थे फीमेल के के जो वो हैं डिस्कशन जो है वो नहीं कर सकते थे डायरेक्ट मेल से, तो वो अपने मसाइल जो है बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताते और जो है बीबी आयशा रज़ी अल्लाह यहाँ पे डिस्कशन के बाद झिझक जाते थे। बाज़ औक़ात महफ़िल में बताने का मकसद ये है कि कुछ मेल हज़रात थे जो आपसे किसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते थे। तो हज़रत आयशा रज़ी शख्सियत यानी कि थी कि एक जो सहाबी हैं, मेल 2 सहाबी आए, आपसे कुछ किसी टॉपिक पे उन्होंने डिस्कस करना था, पूछना था, तो एक सहाबी दूसरे से कह रहे हैं, हज़रत आयशा थोड़ा-सा दूर थी, बैठी तशरीफ़ फरमा थी, तो एक सहाबी दूसरे से कह रहे हैं कि आप सवालात करें, यानी उन्हें डर था और दूसरे मतलब जो दूसरे सहाबी थे वो पहले से कह रहे हैं कि आप सवाल करें। उन्हें डर था कि उनसे जो सवाल किया जा रहा है, क्या उनसे करना चाहिए? यानी उनकी शख्सियत जो है वो इतनी ज़्यादा रौबदार थी कि उन्हें
जो हजरात थे वो अपनी बात कहने से पहले सोचना पड़ गया उन लोगों को कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से सवाल किया जाए या ना किया जाए, यानी इतनी ज्यादा उनको शख्सियत से डर थी। तो आप लोगों की शख्सियत में भी फीमेल को इस तरह से बिहेवियर उनका होना चाहिए कि अगर कोई बात करना चाहे तो वो एटलीस्ट आपसे बात करने से पहले सोच लेना चाहिए उसे कि वो किस लहजे में बात कर रहा है। क्योंकि सहाबा कराम जब डिस्कशन के लिए आते तो उन्हें डर होता था कि हज़रत बीबी आयशा से ये बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो सोचते थे पहले, फिर डिस्कस करते थे, फिर जाके वो आपसे अपना, हालांकि ऐसा नहीं था कि बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा उनके मसाइल को इग्नोर करती या उन पर डिस्कशन नहीं करती थी या उन्हें बताती नहीं थी, गाइड नहीं करती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पूरी रहनुमाई से उन्हें गाइड करती थी, बट उनकी शख्सियत इतनी रोबदार थी कि जो है उन्हें डर होता था मेल हजरात को कि वो ये सवालात करें या ना करें। और आलमा थी बिकॉज हर चीज का इल्म था उन्हें, तो इसी वजह से उनको जो दर्जा है उनका ज्यादा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में 9 साल 2 महीने 12 दिन गुजारे थे, ठीक है। वो उम्र थी जब उनका निकाह जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया गया था। निकाह जो है वो 500 दिरहम के हक महर जो थे उसकी अवज़ किया गया था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 66 की उम्र में इस दुनिया जहान से रुखसत कर गई थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नवाज़ जनाज़ा हज़रत अबू हुरैरा जो कि मरदान बिन हाकिम की तरफ से मदीना के गवर्नर थे, उन्होंने अदा किया था। चलें, हज़रत आयशा पे हम लोग को ये एमसीक्यूज हैं, इससे रिलेटेड एक और आपको बात बताती चलूं। नेक्स्ट हमारा ईमानियात और इबादियात जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अकीदा आखिरत को हम डिस्कस करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिलेटेड जो है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो आपकी हमारी उम्महातुल मोमिनीन में गवाह थी, ठीक है। बाकी सब बेवा या तलाक याफ्ता थी और ये वाहिद हमारी जो है माँ है जो बीबी आयशा, वो गवारी थी। बहुत कम उम्र में इनका जो है आपसे निकाह हुआ, तब उम्र शायद 9 साल की थी, ठीक है। हज़रत बीबी आयशा को कोई भी डिस्कशन करनी होती थी तो वो आपसे करती थी। वो पहली आपकी बीवी है, वाइफ है। जब वही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते तो वो आपके बिस्तर पे होती, यानी उन्हें ये शर्फ हासिल है। और किसी उम्महातुल मोमिनीन से कोई ऐसी बीवी नहीं थी जब वही आती हज़रत जिब्राइल लेकर आते और कम्युनिकेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो करते, तब जो है और कोई जो उम्महातुल मोमिनीन में से थी आपकी बीवियां, उनमें से हज़रत आयशा सिर्फ थी जब वो वही लेकर आते, आपसे कम्युनिकेट करते, डिस्कशन करते, तो हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बिस्तर पे थी, उनके साथ बिस्तर पे होती थी, ठीक है। ये था हम लोगों का हज़रत आयशा से रिलेटेड टॉपिक जो है हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इनका आपकी कौन सी बीवी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी? दैट इज हज़रत आयशा। हज़रत आयशा का उम्मुल मोमिनीन। उसके बाद कितनी अरसा वो रही हैं? 47 साल। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी वफात के बाद कितने अरसा तक हयात रही, जिंदा रही? 47 साल। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में कितनी मुद्दत तक रही थी? 9 साल, ठीक है। हज़रत आयशा की कुनैत भांजे, यानी कि उनकी जो भांजे थे हज़रत अस्मा बिन्ते बकर की बेटे हज़रत उम्मे अब्दुल्ला पर थी उनकी जो कुनियत थी। जी, ये इस्लामियात का टॉपिक था। इस्लामियात क्योंकि एजुकेशन का मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, नेक्स्ट में लोगों का लेसन हुआ तो ठीक है, ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है। कंप्यूटर का कोई टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो, आप समझना चाह रहे हो, आप उसे रिपीट कराना चाह रहे हो, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हम लोगों के पास हैं। आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें ग्रुप में बता सकते हैं। कोई टॉपिक आपने समझना है, कोई टॉपिक रिपीट कराना चाहते हैं आप लोग, एजुकेशन की कोई इंपॉर्टेंट क्यूरीज हैं आप लोगों की, वो पूछना चाहते हैं। उसके अलावा इस्लामियात, ठीक है, आप इसका कोई टॉपिक रिपीट कराना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक आप दोबारा से रिपीट कराना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। ओवर टू यू मैम साजदा। थैंक यू मैम जवेरिया। वेलकम। ग्रैंड टेस्ट का मैम साजदा मैंने इनसे बोला है कि ग्रैंड टेस्ट ये हम लोगों को ग्रुप में बता दें, उस हवाले से हम जो है नेक्स्ट इनका ग्रैंड टेस्ट इंशाल्लाह लेंगे। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रैंड टेस्ट के हवाले से बिल्कुल जैसे मैम जवेरिया ने बताया, आप लोगों को अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझते हैं कि कुछ रिपीट करवाना है तो भी बता दें, हम लोग उसमें इंक्लूड कर लेंगे अपने जो भी टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 लेक्चर मज़ीद हैं
तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, यहाँ पर बताना चाहें यहाँ पर भी बता सकते हैं। और साथ में ग्रैंड टेस्ट के हवाले से भी ऐसे ग्रैंड टेस्ट में ये होगा कि जितना भी पढ़ाया गया है पूरा हमारे 18 लेक्चर जो है ना वो तकरीबन डिलीवर होंगे। तो उसमें से एक जो है लास्ट में कहती हूँ मैम जवेरिया, आपका क्या ख्याल है, एक पेपर हम 100 मार्क्स का ना बना लें? जी मैम, उसमें मैं सारा अभी बिल्कुल स्टार्ट में मैंने मैम नगीना से भी यही कहा है जो थी कि हम लोगों का एक ग्रैंड टेस्ट नेक होना चाहिए, ख्याल है जो भी हम लोग मैम, के नेक लेसन ख्याल है जो अगर है। ये मानते हैं तो। जी जी मैम, अगर मैम ये मानते हैं मतलब जितने लेक्चर्स हम लोग दे चुके हैं ना, तो उसमें से एक टेस्ट हम लोग बना लें ताकि जरा हमें भी आइडिया हो जाए कि किस तरह से तैयारी की है इन्होंने। बाकी ये हमें चलिए जी, ग्रुप में दायरा मैसेज कर दी देंगे तो ग्रैंड टेस्ट की हाँ विलिंगनेस ग्रुप में दे देंगे, तो हम उस लिहाज से उनका प्रिपेयर कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ग्रुप में जो है वो लाजमी तौर पर सब अपनी अपनी राय दे दें तो उससे बेहतर जो है हमें समझ आ सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। मैम जवेरिया बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से लेक्चर डिलीवर किया। गला तो तकरीबन सारे ही हम टीचर्स का ख़राब है ना, तो जी अल्लाह मैम, ताला जो मैं है मेरा खुद ये पिछले हफ्ते से बोल बोल के शायद हो जाता है वो लेक्चर के दौरान। चले जी अल्लाह खैर करे। और सेशन शुरू करने से पहले आज एक और जो है अफसोसनाक खबर कि हमारे वसीब के बहुत ही अजीम शायर शाकिर शुजा आबादी वो जो है हमें नहीं रहे, उनका इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़ा जो है सानी है, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे वसीब, सराइकी वसीब के लिए। बहुत अजीम शायर थे, तो आज वो इस दुनिया फ़ानी से जो है वो कूच कर गए हैं। चलिए जी अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ya Allah, my future is in your hands and I completely trust you. बेशक हमारा जो फ्यूचर है वो अल्लाह ताला के हाथ में है और हमें अल्लाह से ही जो है रिक्वेस्ट भी करनी है और उसी पर ही ट्रस्ट है हमें कि सिर्फ वही है जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकता है और बेहतर भी कर सकता है, और हमें हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। मोटिवेशनल कोटेशन कासिम अली शाह की, कामयाबी का सफ़र होता ही मुश्किल है, चढ़ाई कहाँ आसान होती है, लेकिन बुलंदी पाने के लिए चढ़ाई को तय करना पड़ता है, यानी उस मुश्किल से गुजरना पड़ता है, उस रास्ते का सफ़र जो है तय करना पड़ता है, तभी हमें बुलंदी मिलती है। और बुलंदी के लिए रास्ते जो है कभी भी आसान नहीं होते। बहुत मोटिवेशंस मिलती हैं कासिम अली शाह की बातों से भी। हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पीएचडी का एक टॉपिक जो रह रहा था वो था प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, पसमानदगी के मसाइल। इसमें हम लोग जो है आज डिस्कस करते हैं तरक्की और पसमानदगी के दरमियान फ़र्क, उसके बाद दुनिया की तरक्की याफ्ता और पसमानदा इलाकों का मुवाजना, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जोग्राफियाई अवामिल की शनाख्त के बारे में और तरक्की के बारे में और उसके फ़रोग़ के बारे में, और पसमानदा इलाकों के माशी और माशरती और सियासी मसाइल पर डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान की पसमानदगी की वजूहात भी जो है वो बयान करेंगे यहाँ पे। दुनिया के नक्शे पर तरक्की याफ्ता और पसमानदा इलाकों की भी निशानदेही यहाँ पर अभी करेंगे। तो सबसे पहले है तरक्की याफ्ता ममालिक, डेवलप्ड कंट्रीज। तरक्की याफ्ता इलाके उन ममालिक पर मुश्तमिल हैं जो सनती और मुआशी लिहाज से मजबूत हों, जिनमें शरह ख्वानदगी ज़्यादा हो। इसके अलावा इन ममालिक की मजमूई कौमी आमदनी और फ़िक्स आमदनी भी ज़्यादा होती है। दुनिया के मशहूर तरक्की याफ्ता ममालिक की आमदनी का इन्हसार ज़्यादातर सनती पैदावार पर है। इन ममालिक में सनतों का जाल पूरे मुल्क में फैला हुआ है। तरक्की ममालिक की इनके मुल्क की मसाइल के ध्यान रखने के मनसूबाबंदी की जाती है। ये ममालिक अपने ज़रूरी पैदावार पर भी भरपूर तवज्जो देते हैं और ज़राअत के शोबे में जदीद तरीन मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। इन ममालिक में जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया वगैरह शामिल हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, पसमानदा ममालिक। पसमानदा इलाके इन ममालिक पर मुश्तमिल हैं जो इक्तसादी,
मुआशी और फनी शोबा में तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत पीछे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इन ममालिक में जदीद तरीन सनती तरक्की न होने के बराबर है। इन ममालिक की आबादी इनके मुल्की वसाइल से ज़्यादा है और ख्वानदगी की शरह बहुत कम। लिहाजा इन ममालिक में आबादी का इन्हिसार जो है गुजारे की काश्तकारी पर है। ये ममालिक सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बदहाली में मुब्तला रहने की वजह से गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। इन ममालिक में जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के अलावा बरे आज़म एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के कई ममालिक शामिल हैं। तरक्की याफ्ता और पसमानदा इलाकों का मुवाजना। तरक्की याफ्ता और पसमानदा इलाकों के दरमियान तफरीक करने के लिए माहिरीन ने दर्ज झेल मयार मुकर्रर किए हैं, जिनकी बुनियाद पर दुनिया को तरक्की याफ्ता और पसमानदा ममालिक में तकसीम किया जाता है। वो क्या है? नंबर एक है दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में सालाना फीकस शरह आमदनी पसमानदा ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ज़्यादा इक़्तिसादी वसाइल के सबब तरक्की याफ्ता ममालिक में ख्वानदगी की शरह पसमानदा ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ये मेरे ख्याल में लॉबी में है कोई मैम जवेरिया, मिस रगीना, ये ज़रा चेक कर लीजिएगा। जी जी मैम, मैं करती हूँ। जी, नेक्स्ट है जी, तरक्की याफ्ता ममालिक की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत गुर्बत से बुलंद सतह पर रहकर जिंदगी की सहूलियात से लुत्फ अंदोज होता है, मगर इसके बरक्स पसमानदा ममालिक में आबादी का एक बड़ा हिस्सा खत गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। तरक्की याफ्ता ममालिक में आबादी में सालाना इजाफा पसमानदा ममालिक की निस्बत बहुत कम है। तरक्की को फरोग देने वाले जोग्राफियाई अवामिल। माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार कुदरती और इंसानी वसाइल पर होता है। कुदरती वसाइल के बारे में आगाही तबई जोग्राफिया से आती है, जबकि इंसानी वसाइल की तरक्की और मालूमात के बारे में इल्म हमें बशरी जोग्राफिया से मिलता है। किसी भी जोग्राफियाई इलाके की तरक्की का दारोमदार उन वसाइल के भरपूर और मरबूत इस्तेमाल के बगैर मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है कुदरती वसाइल। कुदरती वसाइल में वो तमाम शामिल है जिनको कुदरत ने तख्लीक किया, और वो उसमें क्या हो सकता है? मसलन महल वकूअ है, सतह ज़मीन है, आबी वसाइल है, समंदर या दरिया, जंगलात, ज़रख़ेज़ मिट्टी, ताकती वसाइल, तेल, कोयला, गैस और धाती वसाइल, लोहा, सोना वगैरह, ये सब कुदरती वसाइल। उसके बाद इंसानी वसाइल क्या है? इंसानी वसाइल में दौर जदीद में कोई भी मुआशी और इक़्तिसादी इलाकों में तरक्की के दरमियान फ़र्क इंसानी कोशिशों का आइनादार है, मसलन आबादी की गुंजानी और इसमें इजाफा, शरह ख्वानदगी, तकनीकी और साइंसी वसाइल वगैरह। पसमानदा ममालिक के मुआशी और सियासी वसाइल, मुआशरती और सियासी मसाइल। अब इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं कि इनके पसमानदा इलाकों के मुआशरती और सियासी मसाइल क्या हैं। मैम जवेरिया, मेरे ख्याल में किसी का माइक ऑन है। पसमानदा ममालिक में मैं देखती हूँ। ज्यादातर लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन ममालिक में खानदान के बस मैं मॉक करती हूँ। अच्छा जी, पसमानदा ममालिक में ज्यादातर लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन ममालिक में खानदान के सभी अफराद पूरा दिन मेहनत और मुशक्कत में गुजार देते हैं। बच्चे स्कूल जाने की बजाय मजदूरी करते हैं, मगर फिर भी इनकी आमदनी इंतहाई कलील होती है। इनको जिंदगी की बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं है। इसलिए इन पसमानदा ममालिक को अपनी बका के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक इन पसमानदा ममालिक को गुर्बत के चक्कर से निकल कर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल होने के लिए अपने मुआशी, मुआशरती और सियासी मसाइल से छुटकारा पाना होगा। बसूरत दीगर वो खुशहाली की दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। मुआशी मसाइल। पसमानदा ममालिक में लोगों की फीकस आमदनी बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और ये ममालिक गुर्बत की वजह से न सिर्फ
तरक्की की दौड़ में पीछे हैं, बल्कि तरक्की याफ्ता और अमीर ममालिक के दस्ते नगर बन चुके हैं, जिसकी बुनियादी वजूहात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, सरमाए की किल्लत और अदम फरहमी, गैर मुल्की कर्जों का बोझ और इन पर सूद की अदायगी। नंबर 2, आबादी का मुल्की वसाइल से जायद होना, बेरोजगारी के तनासब का ज्यादा होना, काश्तकारी के फरसूदा तरीके और ज़राअत पर मईशत का इन्हिसार, महदूद मुल्की वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल और बिलवास्ता गैर मुल्की तसल्लुत, ज़राए नक्लो हमल का पसमानदा होना, महदूद मुल्की मंडियां और गैर मुल्की तजारत का मुल्की वसाइल पर कब्जा, कौमी आमदनी और फीकस आमदनी का कम होना, आला तालीम का फुकदान और सनती मैदान का पसमानदा होना। नेक्स्ट है जी लास्ट, तवानाई का बहरान और टेक्नोलॉजी से अदम वाकफियत। तो ये भी मुआशी मसाइल जो हैं हमें लाहक है। मुआशरती वसाइल किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए अच्छे हालात मुल्क की मईशत में मस्बत किरदार अदा करते हैं, जबकि बाज़ मखसूस हालात से मनफी असरात भी मुरतब होते हैं। हर मुआशरा अगर अपने मजहबी और समाजी रिवायत के अंदर रहते हुए नई इजादात और बदलते हुए हालात को कबूल कर ले तो मुल्क की मईशत पर इसके अच्छे और दो रस असरात मुरतब होते हैं। मगर बदकिस्मती से तरक्की पजीर ममालिक में सदियों से जारी मुआशी बदहाली ने इनके मखसूस समाजी और मुआशरती मसाइल को मजीद उलझा दिया है। माहिरीन के मुताबिक दौर जदीद में पसमानदा ममालिक को दर्ज झेल समाजी मुश्किलात का सामना है। नंबर 1, बुनियादी और आवामी हकूक का फुकदान, का जेवर तालीम से और जदीद उलूम से नाआशना होना, फरसूदा मुआशरती और समाजी रिवायत का गुलाम बनकर महदूद मुआशी वसाइल को ज़ाया करना। नंबर 3, मुआशी और मुआशरती बदउनवानियों का मुआशरे में बगैर किसी रुकावट के फैलाव। और नंबर 4 है अमीर और गरीब के दरमियान बतदरीज फर्क का ज्यादा होना। नेक्स्ट है जी कदीम और फरसूदा नजरियात की पैरवी और तंजीम साजी का फुकदान। और नंबर 6, तदबीर की बजाय फरसूदा नजरियात की वजह से तकदीर पर ज्यादा इन्हिसार करना, मखसूस कबायली निज़ाम और तर्ज जिंदगी का इन ममालिक में आम होना। सियासी मसाइल से जो पसमानदा इलाके 2-4 हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पसमानदा ममालिक की गैर यकीनी सियासी सूरत हाल इन ममालिक की मुआशी और समाजी हालात को भी बुरी तरह मुतासिर करती है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की वजह से निज़ाम हुकूमत अदम इस्तेकाम का शिकार होकर इन ममालिक की बदहाली में मजीद इजाफा कर देता है। माहिरीन के मुताबिक दर्जेल वजूहात इन ममालिक में सियासी अदम इस्तेकाम का बायस बनती हैं। नंबर 1, सियासी निज़ाम में अदम इस्तेकाम। नंबर 2, गैर ममालिक की मुल्की हालात में गैर ज़रूरी मुदाखलत। नंबर 3, मुआशी समाजी और सियासी इंसाफ के हसूल के रास्ते में बेजा रुकावटें। और नंबर 4, हुकूमती पॉलिसियों में अदम इस्तेकाम और यकसानियत का फुकदान। पाकिस्तान में पसमानदगी की वजूहात क्या हैं, इसको जरा देख लेते हैं। पाकिस्तान का शुमार पसमानदा ममालिक में होता है। इसकी बुनियादी वजूहात सेहत और तालीम की कमी, नाकिस मनसूबाबंदी, बेरोजगारी, आबादी का ज्यादा होना, इन तमाम वसाइल की वजह से मुल्क में गुर्बत ज्यादा है। इन तमाम मुश्किलात को दूर किए बगैर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की मुमकिन ही नहीं। पाकिस्तान की पसमानदगी की वजूहात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, तवानाई का बहरान। नंबर 2, कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल का फुकदान, सनती ढांचे का महदूद और पसमानदा होना। नंबर 3, गैर मुल्की कर्जे और इन पर बुलंद शरह सूद की अदायगी। नंबर 4, सरमाए की किल्लत और अदम फरहमी के साथ साथ बैनुल अक़वामी तिजारत का पाकिस्तान के हक में गैर मुवाफिक होना। नंबर 5, पाकिस्तानी मईशत का फरसूदा ज़रूरी निज़ाम पर इन्हिसार, मुल्की आबादी का मुल्की वसाइल से ज़्यादा होना। नंबर 6, हुनरमंद और तालीम याफ्ता अफराद की कमी भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को मुतासिर कर रही है।
इसके बाद है जी यहाँ पर एक नक्शा भी दिखाया गया है तरक्की याफ्ता और पसमानदा ममालिक का नक्शा। जो तरक्की याफ्ता है वो ब्लू कलर में है और जो वाइट कलर में नजर आ रहे थे वो पसमानदा ममालिक है, और इनको जो है वो इस नक्शे में हाईलाइट किया गया है। तो पसमानदा इलाके देख ले, मुल्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अब जो इनका रिव्यू के हमने क्या इसमें आज रिवाइज किया, और रिवाइज जो हमने किया पढ़ा जो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने जो टॉप पॉइंट्स पढ़े वो थे कि पसमानदा ममालिक ज़ेवर तालीम और जदीद उलूम से नाशना है। नेक्स्ट है जी पसमानदा ममालिक के सियासी सूरत हाल इनके माशी और माशरती हालात को बुरी तरह मुतासर करती हैं। पाकिस्तान का शुमार पसमानदा ममालिक में होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक सनती और मुआशी लिहाज से मजबूत हैं। कुदरती और इंसानी वसाइल किसी भी मुल्क के इक्तसादी मुआशरती तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं, इसके आंसर आप लोगों ने खुद तलाश करने हैं। हम लोगों ने इसमें रीड कर लिया है, इसमें आप लोग खुद ही तलाश करेंगे, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। ये था हमारा आज का पीएचडी का टॉपिक, एसएसटी का टॉपिक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के कुछ पास्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं। मैम नगीना क्लियर है, विजिबल है आप स्क्रीन, या कोई प्रॉब्लम है मिस जिया? नहीं मैम कोई इशू नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। चले जी, आज इस मेरे पास काफ़ी सारे जो है ना मैंने क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं ताकि रिवाइज भी होते रहे, साथ साथ बार बार रिपीट जो होते हैं वो तो फौरन ही याद हो जाते हैं रिवाइज होने से, और कुछ नए भी हैं इसमें दोबारा देख लेते हैं। इसमें करंट अफेयर्स के भी हैं सबका, और जनरल नॉलेज भी है इसमें, और इसमें स्पोर्ट्स के हवाले से भी इसमें क्वेश्चंस जो है मैंने ऐड किए हैं, इसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? चीन। आसियान का सदर दफ्तर कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है। मेहनत कशों यानी मजदूरों का आलमी दिन कब मनाया जाता है? ये 1 मई को मनाया जाता है। मराकश का दारुल खिलाफा का नाम क्या है? मराकश के दारुल खिलाफे का नाम रबात है। लगता है किसी का माइक कौन है। मराकश का ये हो गया। पाकिस्तान को कौमी तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का कौमी माइक प्लीज ऑफ कर दीजिए। लगता है जी मैं आज पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? ये हफीज जालंधरी ने लिखा। योम तकबीर कब मनाया जाता है? ये 28 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आदम की चोटी किस मुल्क में है? आदम की चोटी श्रीलंका में मौजूद है। जीटी रोड किस का मुखफ़फ़ है? ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी रोड ये लाहौर में है ना मिस नगीना? चले जी, पहला साहिब दीवान शायर कली कुतुब शाह हैं। अल्लामा इकबाल की आखिरी नज़म का ये नाम रोड एक साइड से शुरू होता है मैम साहिदा, और तकरीबन बड़ा रोड है इसलिए इसे जीटी रोड कहते हैं। ग्रैंड रोड के यानी एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाता है, जैसे मोटरवे ओवरऑल कंट्री में है। मैम लगी ना आप कोई मेडिसिन वगैरह ले लें, आपकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। थैंक यू जवाब देने के लिए। अल्लामा इकबाल की आखिरी नज़म का नाम हजरत इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 15 अगस्त 1947 को कराची में पहली बार पाकिस्तानी परचम कुशाई का एजाज किसको हासिल हुआ? तो ये मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारखाना पाकिस्तान स्टील किस शहर में है? तो ये कराची में मौजूद है। चित्राल को शुमाली इलाकों से मिलाने वाली लवारी सुरंग जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी लंबाई 5 मील है। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान में शामिल होने वाली पहली रियासत का नाम क्या है? पहली रियासत का नाम बहावलपुर है। एड्स जिस्म से क्या खत्म करती है? एड्स जो है वो जिस्म से कुव्वते मुदाफ़त को खत्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
मज़ार शाह गर्देजी मुल्तान पंजाब में वाक़ है। दब अकबर कितने सितारों का मजमुआ है? ये है 7 सितारों का। चढ़ते सूरज की सरजमीन किसे कहा जाता है? ये चढ़ते सूरज की जमीन जापान को कहा जाता है। ममनुआ शहर किसे कहते हैं? ममनुआ शहर तिब्बत को कहते हैं। जेफरी चासर को अंग्रेजी शायर का बानी समझा जाता है। गोएटे जर्मनी का मशहूर शायर, मुसन्निफ और मुफक्किर है। रूमी का मकबरा तुर्की के शहर कोनिया में है। दुनिया में कुल तस्लीम शुदा एटमी ताकतों की तादाद कितनी है? दुनिया में कुल तस्लीम शुदा एटमी ताकतों की तादाद 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हवा का दबाव नापने का आला क्या कहलाता है? तो हवा का दबाव नापने वाला आला बैरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दुनिया की छत किसे कहते हैं? दुनिया की छत सतह पामीर को कहते हैं। हेडवर्ड्स को बाबाए तारीख कहा जाता है। बेटा किसका नॉवेल है? ये पर्ल एस बुक का नॉवेल है। अंग्रेजी के बड़े शायर विलियम शेक्सपियर ने कुल कितने ड्रामे लिखे? तो अंग्रेजी के बड़े शायर विलियम शेक्सपियर ने कुल 38 ड्रामे लिखे थे। दुनिया में सबसे ज्यादा नॉवेल किसने लिखे? तो दुनिया में सबसे ज्यादा नॉवेल मिस्टर विलियम फॉक्स ने लिखे थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ। 8 मार्च को औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। 10 दिसंबर को इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। उसके बाद 21वीं आईनी तरमीम 7 जनवरी 2015 को मंजूर हुई थी। पाकिस्तान की तर्ज हुकूमत क्या है? पाकिस्तान की तर्ज हुकूमत पार्लिमानी है। सेनेट का इदारा कब बना? ये सेनेट का इदारा 1973 में बना था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस कब छोड़ी? महात्मा गांधी ने कांग्रेस 1934 में छोड़ी। ये तो क्वेश्चन जो है ना बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छे तरीके से जो है याद भी हो जाने चाहिए। ये तकरीबन पेपर्स में एक दो पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं लाजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कीमिया का बानी किस मुस्लिम साइंसदान को कहा जाता है? तो जाबिर बिन हयान को कीमिया का बानी कहा जाता है। शोरे गंधक और नमक का तेजाब किसने ईजाद किया? ये जाबिर बिन हयान ने किया था। आतिश चिनार किस मशहूर कश्मीरी सियासतदान की आप बीती है? तो ये मशहूर कश्मीरी सियासतदान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आप बीती है। और आके गुमशुदा किसकी तसनीफ है? और आके गुमशुदा मौलाना शौकत अली गोहर की तसनीफ है। गुडॉन आस्टन केटू की बुलंदी कितनी है? तो गुडॉन आस्टन केटू की बुलंदी 8611 मीटर है। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। और हमारा कौमी जूस जो है वो गन्ने का जूस है। और हमारा कौमी फूल जैस्मीन है। ऐसे ही है ना? अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही तो याद हो गए हैं अब ये। शिमला वफ्द कब वायसराय से मिला? 1906 में। जर्मनी में हुकूमती सरबराह को क्या कहते हैं? जर्मनी में हुकूमती सरबराह को चांसलर कहते हैं। आर्ट सिटी कब कायम हुई? 1964 में। वो परिंदा जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है वो चमगादड़ है। और ये उड़ भी सकता है। कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में। गोमल यूनिवर्सिटी किस जिले में है? गोमल यूनिवर्सिटी जो है वो डेरा इस्माइल खान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब्दुल सत्तार एदी ने 8 जुलाई 2016 को कराची में वफात पाई। मशहूर सोशल वर्कर अब्दुल सत्तार एदी की आप बीती का नाम अ मिरर टू द ब्लाइंड है। क्रेमलिन मॉस्को में वाक़ है। जनरल ज़ियाउल हक के 11 साल किसकी तसनीफ है? अजहर सुहेल की। जुल्फ़कार अली भुट्टो से बेनज़ीर तक ये एक बुक है, तसनीफ है। तो ये इनके मुसन्निफों के नाम जो है वो लिखे हुए हैं। एक और जो है तसनीफ जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो से बेनज़ीर तक,
ये उनका पूरा दौर जो है इनमें बताया गया है। इसी तरह से जनरल ज़ियाउल हक का 11 साल किस तरह है, वो सारी जितनी भी एक स्टोरी या कह लें या उनकी आबीती कह लें, वो सारी तसनीफ लिखी थी अजहर सुहेल ने जनरल ज़ियाउल हक के 11 साल, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बेनज़ीर तक की जितनी भी वो ड्यूरेशन गुजरा है और जो जो सियासी उसमें इनकी एक्टिविटीज़ थी वो सारी इसमें शामिल है, और ये खालिद यज़दानी ने लिखी। सदर ज़िया 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब तैयारे के एक हादसे में शहीद हुए। लियाकत अली खान 1923 में मुस्लिम लीग के रुकन बने। अवामी शायर का लक़ब किसका है? अवामी शायर का लक़ब नज़ीर अकबर आबादी का है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मीनार लाहौर पंजाब में वाक़ है। मस्जिद मोहब्बत खान पेशावर सरहद में वाक़ है। दुनिया की सबसे बड़ी मोटर कंपनी कौन सी है? तो ये है जनरल मोटर्स अमेरिका। दुनिया का तेज रफ्तार से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस का है। खला में सैयारा भेजने वाला पहला मुल्क कौन सा है? खला में सबसे पहले सैयारा भेजने वाला मुल्क रूस है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? वो है मावा व्हेल मछली। व्हेल मछली जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। दुनिया का खुश्की पर सबसे बड़ा जानवर है। जानवर का नाम क्या है? तो ये हाथी है जी। दुनिया का सबसे ज्यादा उम्र वाला ममालिया जानवर कौन सा है? तो ये एशिया का हाथी। एशिया के जो हाथी हैं वो ज्यादा उम्र वाले होते हैं। दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर कौन सा है? सबसे तेज रफ्तार जानवर जो है वो चीता है। नेक्स्ट है जी, दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा जानवर ज़राफ़ा है। सिंध जिला जामशोरो में वाक़ झील का नाम बताएं। जो सिंध जिला जामशोरो में झील है उसका नाम मानछर झील है। अयूब नेशनल पार्क पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? तो ये रावलपिंडी में वाक़ है। माँ किसका नावल है? तो ये मैक्सिम गोर्की का नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दुनिया का सबसे ज्यादा सीमेंट बनाने वाला मुल्क चीन है। दुनिया का सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पैदा करने वाले मुल्क का नाम अमेरिका है। दुनिया का सबसे ज्यादा तांबा पैदा करने वाला मुल्क चिली है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी एक्सन कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क अमेरिका है। दुनिया का सबसे ज्यादा मोटर गाड़ियां बनाने वाला मुल्क कौन सा है? तो ये जापान है। कदीम गंधारा तहजीब का मरकज कौन सा शहर था? तो ये टेक्सला था। मस्जिदों का शहर कौन सा है? ढाका। कदीम सिंध तहजीब का मरकज कौन सा शहर था? ये था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का लफ्जी मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का लफ्जी मतलब मुर्दों का टीला या मुर्दों का शहर भी कहलाता है। ये मोहनजोदड़ो का कदीम शहर सूबा सिंध के कौन से जिले में वाक़ है? तो ये सिंध के जिले लाड़काना में वाक़ है। कदीम सिंध तहजीब का शहर हड़प्पा कौन से जिले में वाक़ है? ये हमारे साहिवाल पंजाब के इलाके साहिवाल में है, जिला साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निज़ाम दौरान खून किस मुसलमान साइंसदान ने दरियाफ्त किया? तो ये इब्ने नफीस ने जो है दरियाफ्त किया था। तूफानी हवाओं का शहर शिकागो को कहते हैं। पाकिस्तान का दिल कौन सा शहर है? पाकिस्तान का दिल लाहौर को कहा जाता है। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया दरियाए रावी है। वास्ट डैम किस दरिया पर वाक़ है? यह दरियाए काबुल पर वाक़ है। सुल्तान टीपू को कब और कहां शिकस्त हुई? सुल्तान टीपू को 1799 मैसूर हैदराबाद दक्कन में जो है शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मकली हिल्स का कब्रिस्तान जिला ठट्ठा में वाक़ है। पंजाब की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? तो यह है कैसर। ताउन जो है वो किस जानवर से फैलता है? ताउन जो है वो चूहों से फैलता है। टेलीफोन किसने इजाद किया? टेलीफोन ग्राहम बेल ने इजाद किया था।
नेक्स्ट है जी इंफॉर्मेशन के पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी किस शहर में वाक़ है? तो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी शहर लाहौर में वाक़ है। सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर, जबकि सबसे बड़ा सिविल एजाज क्या है? तो सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर है, तो सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान पाकिस्तान है। पाकिस्तान की पहली खातून और कम उम्र वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं। और पाकिस्तान उसके बाद है स्टेट बैंक के सबसे पहले गवर्नर जो है वो जाहिद हुसैन हैं। पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद अयूब खान हैं। पाकिस्तान के सबसे पहले बैराज का नाम जो 1932 में बना वो सक्खर बैराज है। फासलों का शहर किसको कहते हैं? फासलों का शहर वाशिंगटन को कहते हैं। मंदिरों का शहर किसको कहते हैं? मंदिरों का शहर बनारस जो कि भारत में वाक़ है, बनारस को कहते हैं। पोपों का शहर किसको कहते हैं? रोम, और यानी रोम जो इटली में वाक़ है, रोम को कहते हैं। बुलंद इमारतों का शहर किसको कहते हैं? बुलंद इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को कहते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा कुदरती रबड़ पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा कुदरती रबड़ पैदा करने वाला मुल्क जो है वो थाईलैंड है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर बर्लिन में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का क़याम 1933 में आया था। अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ का क़याम 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। तहरीक रेशमी रुमाल शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने शुरू की। पाकिस्तान के सबसे पहले चीफ जस्टिस का नाम बताएं। तो पाकिस्तान के सबसे पहले चीफ जस्टिस का नाम जस्टिस सर अब्दुल रशीद। पाकिस्तान के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव कौन थे? पाकिस्तान के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान के सबसे पहले नायब सदर का नाम क्या है? तो पाकिस्तान के सबसे पहले नायब सदर का नाम नूरुल अमीन है। पाकिस्तान के पहले डिप्टी वजीर आजम का नाम क्या है? तो सबसे पहले जो डिप्टी वजीर आजम बने वो चौधरी परवेज इलाही। पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट का नाम बताएं। तो पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट का नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कैंगरू किस मुल्क का कौमी जानवर है? तो कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का जानवर है। अरस्तु को बाबाए हयात कहा जाता है। टेबल टेनिस किस मुल्क का कौमी खेल है? तो टेबल टेनिस जो है वो चीन का कौमी खेल है, जैसे हमारे पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। किस मुल्क का आइन गैर तहरीरी है? तो ये बरतानिया का आइन जो है वो गैर तहरीरी है। दुनिया का सबसे लंबा आइन किस मुल्क का है? दुनिया का सबसे लंबा आइन इंडिया का है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर वियना में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का क़याम जुलाई 1961 में आया था। बुर्ज खलीफा दुबई की बुलंद तरीन इमारत, दुनिया की भी बुलंद तरीन इमारत है। स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई थी 1492 में, 1492 में। एल्सी महल फ्रांस के सदर की रिहाइशगाह का नाम है। पेंटागन अमेरिका का डिफेंस ऑफिस का नाम है। पेंटागन अमेरिका के जो डिफेंस ऑफिस है उससे जो है पेंटागन कहा जाता है, उसका नाम पेंटागन है। फजल शाह का किस्सा कौन सा है? फजल शाह का किस्सा सोनी माहिवाल। कौन से शायर का किस्सा मिर्जा साहिबा बहुत मशहूर है? तो ये हाफिज बरखुरदार। कुरान और सुन्नत किस मुल्क का आइन है? कुरान और सुन्नत सऊदी अरब का आइन है। अहमद अजीजुल्लाह ने कुरान पाक का किस ज़बान में तर्जुमा किया? तो अहमद अजीजुल्लाह ने कुरान पाक का सिंधी में तर्जुमा किया। सच्चल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का ताल्लुक किस सूबे से है? सच्चल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का ताल्लुक सिंध से है। बाबा फरीद शक्कर का मज़ार कहाँ है? बाबा फरीद शक्कर का मज़ार पाकपतन में है।
ख्वाजा गुलाम फरीद का मज़ार कहाँ है? ख्वाजा गुलाम फरीद का मज़ार कोट मिठन में है। ज़िला राजनपुर के इलाके कोट मिठन से। बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार कहाँ है? बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार मुल्तान में है। दुनिया का सबसे मुख्तसर तरीन आइन किस मुल्क का है? तो ये अमेरिका का आइन सबसे मुख्तसर तरीन आइन है। ज़मीन की मरकजियत का नज़रिया जियो सेंटर, जबकि सूरज की मरकजियत हेलियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक जो है वो सूरज की मरकजियत को कहते हैं और जियो सेंटर कहते हैं ज़मीन की मरकजियत को। नेक्स्ट जी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास वो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का असल नाम क्या था? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का असल नाम कुतुबुद्दीन था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी 21 फरवरी 1703 को दिल्ली में पैदा हुए। मकबरा जहांगीर किसकी निगरानी में तामीर हुआ? मकबरा जहांगीर नूरजहां की निगरानी में तामीर हुआ। नूरजहां का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां का मकबरा शाहजहां ने बनवाया था। मकबरा जहांगीर कहाँ है? मकबरा जहांगीर लाहौर में है। मस्तवक्ली कौन सी जबान के मशहूर शायर थे? तो ये बलोची शायर थे, बलोची जबान के। सिंधी जबान के हरूफ तहजी की तादाद कितनी है? सिंधी जबान के हरूफ तहजी की तादाद 52 है। पंजाबी के अव्वलीन शायर कौन है? पंजाबी के अव्वलीन शायर बाबा फरीद गंज शक्कर हैं। किस सूफी का किस्सा हीर रांझा मशहूर है? तो ये वारिस शाह का किस्सा जो है वो मशहूर है। हाशिम शाह के लोक किस्सा कौन सा है? हाशिम शाह का लोक किस्सा सस्सी पुन्नो है। नेक्स्ट है जी विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? तो इसका केमिकल नाम स्कॉर्बिक एसिड कहलाता है, विटामिन सी। पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा थे। 1987 में पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सदर जिया ने क्रिकेट की डिप्लोमेसी इस्तेमाल की। जनरल जिया ने 19 दिसंबर 1984 में रेफरेंडम करवाया। ख्वाजा निजामुद्दीन गवर्नर जनरल बनने से पहले मशरकी बंगाल के वजीर आला थे। रोमन लफ्ज डी किसको जाहिर करता है? रोमन लफ्ज डी का मतलब जो है वो 500 है। अल अनकुबत के मायने मकड़ी के हैं। रात का अंधापन किस विटामिन की वजह से होता है? रात का अंधापन विटामिन ए की वजह से होता है। इब्ने बतूता मुसलमान सियाह का ताल्लुक मराकश से था। इब्ने बतूता की सयाहत पर शहर आफाक किताब रहला सफरनामा है जो कि 12000 किलोमीटर के सफरों की दास्तान है। ईरान का पुराना नाम क्या है? ईरान का पुराना नाम फारस है। वादी सिंध की तहजीब का आगाज 3000 कब्ल मसीह में हुआ। रेक्सडेक किस मुल्क की पार्लियामेंट है? तो ये रेक्सडेक जो है स्वीडन की पार्लियामेंट है। नमल के मायने चूंटी के हैं। निज़ाम शमसी का सबसे रोशन तरीन सैयारा कौन सा है? निज़ाम शमसी का सबसे रोशन तरीन सैयारा ज़हरा है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इंसान का साइंसी नाम क्या है? होमो सेपियंस। इंसान का साइंसी नाम होमो सेपियंस है। पोलियो, खसरा और एड्स किस वजह से होती है? तो ये वायरस की वजह से होती है। दुनिया की सबसे बड़ी कानून साज असेंबली चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। रूस की पार्लियामेंट का नाम डोमा है। डोमा है। रोमन लफ्ज एम किसको जाहिर करता है? पहले हमने देखा रोमन डी वो 500 को जाहिर करता है। अगर रोमन में कहीं पर एम कैपिटल एम आ जाए तो इसका मतलब 1000 यानी 1000 है। तो ये एम जो है 1000 को जाहिर करता है। पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर कौमी असेंबली का नाम बताएं। तो पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर कौमी असेंबली फहमीदा मिर्जा।
पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप कितनी मरतबा जीता? पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप 4 मरतबा जीता, 4 बार। वनडे क्रिकेट में वसीम अकरम ने कितनी विकेटें हासिल की? वनडे क्रिकेट टीम में वसीम अकरम ने 502 विकेटें हासिल की। स्पोर्ट्स सामान की वजह से कौन सा शहर दुनिया में मशहूर है? यानी पूरी दुनिया में जो है सियालकोट मशहूर है और सियालकोट से पूरी दुनिया में जो है स्पोर्ट्स का सामान सप्लाई किया जाता है। 1997 को पहली क्लोन शुदा भेड़ पैदा हुई। भेड़ का नाम डोली रखा गया। रोमन लफ्ज एल किसको जाहिर करता है? अब हमने डी भी पढ़ा, एम भी पढ़ा, अब यहाँ पर एल आ गया। तो रोमन लफ्ज अगर एल आ जाए तो ये 50 है। अगर कभी हम लोग शॉप पे जाए ना बच्चों के, या हम इसके लिए खरीदारी करते हैं, तो उनके शर्टों के ऊपर एक खास किस्म के टैग लगे होते हैं, LMBF, तो वो इसी तरह से लगे होते हैं। ये रोमन कोई इनकी टैग्स होते हैं और ये लैंग्वेज होती है एक, तो वो सिर्फ दुकानदारों को ही पता होती है। तो इस तरह से वो बता देंगे 3000 का है, 2500 का है, ये 700 का है, वो LMND ये इस तरह से लगे होते हैं। ये भी मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला है कि इस तरह से हमें बताया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कीमत तो लिखी भी नहीं होती, ये LMN इसी तरह से कुछ उनकी लैंग्वेज जाहिर हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1221 में मंगोल बादशाह चंगेज खान ने हिंदुस्तान पर हमला किया। 26 दिसंबर 2002 को पहली क्लोन शुदा बच्ची हवा पैदा हुई। नेक्स्ट है जी, IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो हम इंफॉर्मेशन है, बल्कि जोसेफ प्रेस्ली ने ऑक्सीजन गैस दरियाफ्त की थी। कैथी पैसिफिक किस मुल्क की एयरलाइन है? कैथी पैसिफिक जो है हांगकांग की एयरलाइन का नाम है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम थी। काउंटर थर्डफोर्ड इल्म हरारत का बानी कहा जाता है। काउंटर थर्डफोर्ड जो है उनके बानी का नाम क्या है? वो है जी काउंटर थर्डफोर्ड इल्म हरारत, यानी टेम्परेचर का इल्म जिसने दिया, ये उनके बानी का नाम काउंटर थर्डफोर्ड है। जॉन डाल्टन सबसे पहली एटमी नजरिया पेश करने वाला पहला शख्स था। पाल ऑपरेशन खन्नाक का इलाज दरियाफ्त करने वाला पहला शख्स था। जे थॉमसन को बाबाए बरकिया और इलेक्ट्रॉन का बानी कहा जाता है। पाकिस्तानी खातून जो अमेरिकी खलाई इदारे नासा के जरिए खला में जाएंगी वो है नमीरा सलीम। दुनिया का सबसे ज्यादा तंबाकू पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू पैदा करने वाला मुल्क भी चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, लियोन हुक जरासीम दरियाफ्त करने वाला पहला शख्स था। ग्लीलो अतालवी रियाजीदान, माहिर फल्कियात और दूरबीन का मौजिद कहा जाता है। आइजैक न्यूटन का शीशे शकल दरियाफ्त करने वाला पहला शख्स था। लुइस पास्चर पागल कुत्ते के काटने का इलाज दरियाफ्त करने वाला पहला शख्स था। मादाम क्यूरी रेडियम दरियाफ्त करने वाली पहली खातून थी। देवबंद के पहले तालिब इल्म मौलाना महमूदुल हसन थे। शिमला वफ्द के अर्ज़-ए-दाश्त मोहसिन मलिक ने तैयार की। मुस्लिम लीग का क़याम सन 1906 में ढाका में हुआ। डार्विन को नजरिया इर्तिका का बानी कहा जाता है। ग्रेगल मेंडल को जेनेटिक्स का बानी जो है कहा जाता है। एना करीना के मुसन्निफ लियो टॉल्स्टाई हैं। 1398 में तैमूर लंग ने बरसगीर पर हमला किया। रेलवे इंजन बरतानिया के स्टीफनसन ने 1829 में ईजाद किया। गिनती का मौजूदा रस्मुल खत याकूब अलकंदी ने ईजाद किया। अलजब्रे में मनफी अलामतें याकूब अलकंदी ने ईजाद की। ज़िक्रिया अल-राज़ी ने मुसलमान रियाजीदान, कीमियादान और फलसफी थे। उमर खयाम एक रियाजीदान शायर थे। माहिर नजूम इब्ने बेतार माहिर इल्म नबातात थे। अल-बैरूनी एक रियाजीदान और माहिर फल्कियात थे। अकबरी मुस्लिम तबीब थे। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ओलंपिक्स में हॉकी में भारत को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। ये एक गोल किसने किया? नसीर बंदाने ने।
सबसे ज्यादा रेडियो स्टेशन वाला मुल्क कौन सा है? तो ये अमेरिका है। सबसे ज्यादा रेडियो स्टेशन अमेरिका में है। सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला मुल्क भी अमेरिका है। सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क चीन है। सबसे ज्यादा खाम माल पैदा करने वाला मुल्क सऊदी अरब है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल इस्तेमाल करने वाला मुल्क अमेरिका है। इट्स मीन के फ्यूल से चलने वाली सबसे ज्यादा चीजें जो है वो अमेरिका में है। सबसे ज्यादा तेल बरामद करने वाला मुल्क कौन सा है? तो सऊदी अरब है। ईरान सबसे ज्यादा गैस बरामद करने वाला मुल्क है। रूस सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला मुल्क है। रूस सबसे ज्यादा, ये नेक्स्ट रिपीट हो गया। पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा जफरुल्लाह खान को आलमी अदालत इंसाफ का जज मुकर्रर किया गया। 26 अक्टूबर 1981 को मिस्र के सदर सादात को फौजी परेड के मुआयने के दौरान कत्ल कर दिया गया। इसराइल ने 6 जून 1982 को लबनान पर हमला किया। इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को अपने मुहाफिजों ही के हाथों से कत्ल हो गई। जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म नस्ल परस्तों के खिलाफ जदोजहद करने वाले शख्स का क्या नाम है? तो ये नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने सफेद फार्म नस्ल पर जो है क्या किया था, एक मतलब शुरू की जदोजहद और उसमें कामयाब भी हुआ। 11 जुलाई को आबादी का आलमी दिन मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन को बचाने का आलमी दिन मनाया जाता है। अमेरिका ने 1971 तक चीन की बजाय एक छोटे से जजीरे ताइवान को सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाए रखा। दूरबीन को लेबर हाइलैंड ने 1608 में ईजाद किया। तो दूरबीन के जो मौजूद हैं वो लेबरशे हैं। डीजल इंजन को जर्मनी के रोडल्फ डीजल ने 1895 में ईजाद किया था। इमाम खुमैनी ने 1 फरवरी 1979 को ईरान की क़यादत संभाली। 1971 में अमेरिकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान की वसातत से चीन का खुफिया दौरा किया। 1971 में अमेरिका ने चीन को तस्लीम कर लिया और चीन यूएनओ का रुकन बन गया। गवादर की बंदरगाह चीन की मदद से तामीर की गई। बरे सगीर में सिलसिला चिश्तिया के बानी शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी हैं। अमीर खुसरो अहद सलातीन के मशहूर मौसीकार, सूफी और शायर थे। बाबा फरीद गंज सिलसिला चिश्तिया से मुंसलिक है। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल से निपटने के लिए कायदे आज़म ने 16 जून 1947 को पाकिस्तान फंड कायम किया। सोवियत यूनियन 21 दिसंबर 1991 को मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम हो गया। रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को है। रूस की अलहदा होने वाली मुस्लिम रियासतें एको की रुकन बन गईं। 25 मार्च 1975 को सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो ने 7 जनवरी 1977 को इतवार की बजाय जुम्मे को हफ्तेवार तातील मनाने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान के सरदार दाऊद अप्रैल 1978 में हलाक कर दिए गए। ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी 10 जनवरी 1989 को ईरान छोड़कर भाग गए। तहरीक पाकिस्तान के शहीद मोहम्मद मालिक का ताल्लुक इस्लामिया कॉलेज लाहौर से था। दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1 दिसंबर 1931 को खत्म हुई। दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के दौरान में वजीर आजम रैमसे मैकडोनाल्ड था। 14 अगस्त 1932 को बरतानवी वजीर आजम की तरफ से कम्युनल अवार्ड का ऐलान हुआ। सरदार अब्दुल रब निश्तर 13 जून 1899 को कोहाट में पैदा हुए। पानीपत की पहली लड़ाई ने दिल्ली से लोधी हुकूमत का खात्मा कर दिया। राणा सांगा का असल नाम संग्राम सिंह था। ताजमहल शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम की याद में तामीर कराया। ये 1648 में तामीर हुआ और आगरा में है। रेड स्क्वायर क्रेमलिन रूस के सदर का घर जहां रूसी अफवाज परेड में हिस्सा लेती हैं। दुनिया का वाहिद शहर जहां 3 दफा समर ओलंपिक्स हो चुके हैं वो लंदन है। फ्रांस ने मुजस्समा आज़ादी अमेरिका को तोहफे में दिया।
ये न्यूयॉर्क में नस्ब है। एफल टावर लोहे का, ये टावर फ्रांस में पेरिस में है। दीवारें चीन हजारों मील लंबी, ये दीवारें चीन में गैर मुल्की हमलावरों से बचने के लिए तामीर की गई थी। ये इंसान का बनाया हुआ तवील तरीन मंसूबा है। मार्कोनी का ताल्लुक इटली से था। वो रेडियो का मौजिद था। मॉरिस कोड के इस्तेमाल से इसने 1895 में पहला रेडियो का पैगाम अरसाल किया। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फलसफादान, माहिर इक्तिसादियात और कम्युनिज्म का बानी था। 1848 में कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो शाया किया, जिसमें पहली बार सोशलिज्म के बारे में ख्यालात पेश किए। 17 अप्रैल को आलमी सेहत का दिन मनाया जाता है। खुर्दबीन जेनसेन हॉलैंड ने 1590 में ऐजाद किया। ऑपरेशन राह रास्त किस इलाके में किया गया? तो ये सवात में किया गया। गोल्ड अमीर इसराइल की पहली खातून वजीर आजम थी। 3 मई को आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जाता है। एहराम मिस्र में है। एहराम मिस्र की शक्ल चकोर की तरह है। हर फिरौन मिस्र ने अपनी मम्मी को अबद तक महफूज रखने के लिए अलहदा हरम तामीर करवाया था। डायना का मंदिर एशियाई कोचक की एक कदीम सल्तनत लेडिया के शहर एफेसस में वाक़ है। ये इलाका अब मौजूदा तुर्की में शामिल है। ज़ियोसिस का ओलंपिया में मुजस्मा लगभग 500 साल कबल मसीह में मशहूर संगतराश फेडियासिस ने यूनान के एक मकाम ओलंपिया में तामीर किया था। म्यूसियस का मकबरा मलका आर्टमेशिया ने अपने शौहर जो है शाह मैशूरियस की याद में एशियाई कोचक के एक शहर हेलिशमियस में तामीर करवाया। बड़े मुश्किल नाम है। रोड्स का बुत जो है बंदरगाह रोड्स में सूरज देवता यानी हेलियोस यानी अपोलो का ये मुजस्मा 105 फीट बुलंद था। ये एक खलीज पर नस्ब किया गया था। स्कंदरिया का रोशनी का मीनार 400 फीट ऊंचा, ये मीनार 3वीं सदी कबल मसीह में तामीर कराया था और ये मिस्र में है। पैसाका झुका हुआ मीनार अटली में वाक़ है। मस्जिद सूफिया इस्तांबुल तुर्की में वाक़ है और हार्ले स्ट्रीट लंदन की एक गली जो 19वीं सदी से मेडिसिन और सर्जरी की वजह से मशहूर है। जमजम क्या है और कहाँ है? जमजम पानी का चश्मा है और यह सऊदी अरब में है। प्लांक जर्मन में आलम तबियात है जिसने हरारती शुआओं हीट रेस का सबब से पहले मुताला किया। 1918 में प्लांक को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। वेटो का हक कितने मुल्कों के पास है? ये 5 मुल्कों के पास है। पहले मुगल बादशाह का नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो ये लाहौर का अजायब घर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप पंजाब के जिला लाहौर में वाक़ है और ये मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप है। कब शाह फैसल मस्जिद आम लोगों के लिए नमाज की अदाई के लिए खोल दी गई थी? 24 जून 1988 बरोज जुमा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरा का नाम बताएं? तो दरा मज़ाग। मुन्नू भाई का सबसे मशहूर ड्रामा सोना चांदी है। शिकवा और जवाब शिकवा जैसी मशहूर नज़में इलामा इकबाल की किताब बांगे दरा में है। सहरुल बयान मसनवी के खालिक का नाम मीर हसन है। फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो ऑस्कर अवार्ड कहलाता है। रकबे के एतबार से पंजाब का सबसे बड़ा डिवीजन बहावलपुर है। खवातीन के नाम से कुरान पाक की कितनी सूरह है? एक सूरह मरियम और एक सूरह मरियम है। मलेरिया किससे होता है और किससे फैलता है? मादा मच्छर इन्फ्लुएंजा से फैलता है। निजाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा मुश्तरी है। जिंदगी पर मुश्तमिल मादे को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हमारी कहकशां का नाम मिल्की कहकशां है। सबसे हल्की गैस का नाम हाइड्रोजन है। सबसे लंबा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका में है। मशहूर पीटीवी ड्रामा तालीम बालगा ख्वाजा मोइनुद्दीन का है। गैर क्या हो गया? किसी का माइक ऑन हो गया। पहले जी किसी गैर मुल्क को निशान है पाकिस्तान सबसे पहले दिया गया? अमेरिकी सदर आइन हावर्ड को
ओलंपिक्स इंटरनेशनल कमेटी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर बेज़ल में है। अब्दुल सत्तार ऐदी ने मरते वक्त कौन सा साथिया में दिया? तो आंखें जहां अच्छा नहीं गुड, अच्छा नहीं गुड। सबसे मशहूर मुजस्मा कौन सा है? मुजस्मा आज़ादी न्यूयॉर्क। तो अभी काफी सारा कुछ रहता है यहाँ पर। ये किसका माइक कौन है? अक्सा बतूल अपना अक्सा माइक बंद करें आप। अक्सा का है। अक्सा बतूल का माइक ऑन है। अक्सा आपका माइक ऑफ करें। मेरे ख्याल में टाइम पूरा हो गया ना मिस सगीना? तो इन्फॉर्मेशन तो है मेरे पास काफ़ी, मैं इसको पोस्ट कर दूंगी। लास्ट वाला देख लेते हैं जी। टाइम पूरा हो गया, बस 2 मिनट रह गए। हाफ 2 है मिनट तो रह गए। चले जी हम लास्ट में देख लेते क्या है। चले ये देख लेते हैं। पैसा अखबार किसने जारी किया? मुंशी महबूब आलम ने। शाजिया खुश्क का ताल्लुक किस सूबे से है? सिंध से। पाकिस्तान के कौन से मशहूर सियासतदान और साफ़ी यरूशलेम में दफन है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। टोक्यो ओलंपिक्स क्यों मनसूख हुई? कोरोना की वजह से। अब ओलंपिक्स कहाँ होंगी? जापान में होंगी। क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहला अखबार जारी करने वाला कौन सा है? जारी होने वाला कौन सा है? अमरोज। एशिया का सबसे गर्म मकाम कौन सा है? सूबा बलूचिस्तान का तरबत, जिसका दर्जा हरारत मई 2018 में 54 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अदब का नोबेल इनाम बराए 2020 अमेरिकी खातून शायरा लॉइस गिक को दिया गया। 2020 का नोबेल इनाम बराए अमन तंजीम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। 2021 में ओआईसी खारजा कौंसिल का इजलास पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। 16 अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान हार्ट असिस्टेंट बनाने वाला दुनिया का 18वां मुल्क बन गया। दुनिया में पहला फोटोग्राफ कब लिया गया? ये लिया गया 1826 में। पाकिस्तान की सबसे बुलंद इमारत कौन सी है? बहरिया आइकॉन टावर कराची। वादी रूम की ज़मीनी साख्त सैयारा मरीख से मिलती है। ये वादी किस मुल्क में है? ये उर्दन में है। पाकिस्तान का सबसे गर्म मुकाम मकाम जो है वो तरबत है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा मशहूर शायर असगर सुदाई ने 1944 में लगाया। इनका ताल्लुक सियालकोट से था। स्कूल के ज़माने में जो बाइडेन इलाके में अखबार फरोख्त करते रहे। जो बाइडेन पेशे के लिहाज से वकील हैं। जो बाइडेन 20 नवंबर 1942 को अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर स्कॉटन में पैदा हुए। जो बाइडेन का ताल्लुक कैथोलिक ईसाइयत से है। गोया वो जॉन कैंडी के बाद सदर अमेरिका मुंतखब होने वाले दूसरे कैथोलिक सियासतदान हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो है पाकिस्तान के नज़द अमेरिकी शहर सलमान अहमद को अमेरिकी वजारत खारजा में बतौर डायरेक्टर पॉलिसी प्लानिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। चले जी अभी ये बाकी जो है टाइम हो गया है। लास्ट में ये देख लेते हैं। T20 क्रिकेट के मैच में किस टीम ने सबसे ज्यादा रन बनाए? अफगानिस्तान ने 278। वनडे क्रिकेट के मैच में किस टीम ने सबसे ज्यादा रन बनाए? इंग्लैंड ने 481 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 2018 के मुताबिक पाकिस्तानी आबादी के लिहाज से टाइम हो गया। चलिए जब टाइम हो गया बाकी जो है ये मैं पोस्ट कर देती हूँ ग्रुप में। और पहले स्क्रीन ऑफ कर दूँ जरा। जी मिस रगीना, किसी ने कुछ पूछना हो मिस जवेरिया? मिस रगीना ऑफ कर दें? जी मैम साइदा टाइम हो गया।
मैम ने ना मैंने ऑफ कर दिया है, बस अल्लाह हाफिज कहें सबको।